बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और अगर आपको ये बताया जाए कि सबसे ज़्यादा अमवात किस चीज़ से हुई हैं 2019 में, तो कुछ वजूहात का तो शायद आप सही अंदाज़ा लगा सकें, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी हैं जिसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे कि हमजा, आपके ख्याल में कौन सी टॉप 5 रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अमवात हो रही हैं? मेरे ख्याल में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं फराद, हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। 2019 की क्योंकि आप बात कर रही हैं तो हम कोरोना को उसमें शामिल नहीं करते हैं। अगर 2020 की बात की जाए तो मेरे ख्याल में तो मेजर जो है या कैंसर जो है वो एक वजह हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि जो चौथी बड़ी वजह है पूरी दुनिया में अमवात की, वो क्या है? क्या? ये स्मोक, जिसमें मैं और आप हर वक्त सांस ले रहे हैं। ये फिजाई आलूदगी। मेरा मास्क किधर है? मैं उसको ये रियलिटी है, इसलिए कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए हैं, ये एक इदारा जिसने कि पूरी दुनिया के ऊपर तहकीक की, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये अपने देखने वालों के साथ शेयर करूं। और ये रिपोर्ट मैंने पढ़ के आप लोगों के लिए नोट की है कि हमें अंदाज़ा हो, और ये है 6.7 मिलियन डेथ्स हुई हैं पूरी दुनिया में 2019 में। अंदाज़ा करें सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से, जो चौथा सबसे बड़ी वजह है। और अभी अगर आपको लाहौर का इंडेक्स पता हो ना, तो 214 है। 214 जो कि सबसे मतलब, और जो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनली इसको कर रहे हैं रिपोर्ट, वो इससे भी ज़्यादा कर रहे हैं। और ये दूसरा शहर है दिल्ली के बाद जो कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा बुरा है जिसका एयर क्वालिटी। और एक और चीज़ जो हमजा सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है ना मुझे, उसमें वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करना है। यूरोप में जो सर्वे किया गया उसके मुताबिक 190 बिलियन डॉलर्स या कह लें 160 बिलियन यूरोस, ये वो खर्च कर देते हैं उन बीमारियों के ऊपर जो कि सांस में या सेहत की पैदा होती हैं, सिर्फ इस वजह से कि हवा जिसमें सांस ले रहे हैं वो साफ नहीं है। ये वहाँ का सर्वे है। अभी हमारी इस एयर क्वालिटी इंडेक्स पे सर्वे नहीं हुआ। क्वालिटी है भी बेहतर और फिर भी वो इतना खर्च कर रहे हैं। हाँ, और उसका मतलब ये है कि एक वहाँ का जो आदमी है ना, उसकी 4% कमाई उन अमराज के इलाज पे खर्च हो जाती है जो कि एक बुरी हवा में सांस लेने की वजह से होता है। और क्या वजह होगी फिजाई आलूदगी की? सबसे ज़्यादा बड़ी वजह क्या होगी? हमारे तो यही पता लगा कि जी कि अभी जो इक़दाम भी हो रहे हैं ना हमारे यहाँ, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। बाकी आप रिपोर्ट से हमें बताइएगा कि ट्रैफिक के ऊपर कह दिया गया कि जी कि ट्रैफिक जो है गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं, और दूसरा हम जिगजैग टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फरा सुन रहे थे कि भट्टों से पाकिस्तान के अंदर तो मेरा ख्याल है मेजर रीज़न इंडस्ट्री को और ये जो ट्रैफिक है ना इसको ही कहा जाता है। हाँ जी, तो यही वजह है जो कि सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन एमिशन जो है अब वो सबसे ख़तरनाक मानी गई है। और हमजा एक और बात, इंडिया में एक सर्वे किया गया, और ये तो हमारा हमसाया मुल्क है ना, बिल्कुल साथ ही दिल्ली है, साथ ही लाहौर है, दोनों के एक जैसी एयर क्वालिटीज़ हैं। वहाँ पे जो पता चला है 1,16,000 इंडियन बच्चों की पहले हफ्ते में जो अमवात हो जाती हैं, और वो उसकी वजह फ़िज़ाई आलूदगी करार पाई है। और तो और वक्त से पहले बच्चों का पैदा हो जाना और बच्चों का कम वजन का पैदा होने की वजूहात भी फ़िज़ाई आलूदगी के साथ लिंक की गई है। और तो और ये बाहर हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो तो आलूदा है ही, घर के अंदर जो हम फ़िज़ा आलूदा करते हैं ना स्मोक करके। मैं तो परेशान होता जा रहा हूँ जिस तरह ये फरा हमारे साथ ये रिपोर्ट शेयर कर रही हैं। यकीनन आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे। यही वजह है कि जब हम सुबह सुबह निकलते हैं या शाम में भी लाहौर में हम देख रहे होते हैं कि हमें धुंध महसूस हो रही होती है, वो असल में स्मोक है। और ये जो सर्वे में आपके सामने पेश कर रही हूँ ना, यूएस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, एंड इसने ग्लोबल अपना बर्डन ऑफ डिजीज़ प्रोजेक्ट जो है उसका डेटा शेयर किया है, सारे का सारा जो चौंका देने वाला है। और आज सुबह आपके साथ शेयर करने का मतलब ये था कि आज सुबह में आ रही थी ना हमजा, तो मुझे भी वो एक स्मोक स्क्रीन फील हो रही थी। वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बता रहा है, इसका मतलब है कि उसके इफेक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, एक तो ऐसा है कि हम महसूस ना कर पा रहे हो, अब तो यह है कि हम देख पा रहे हैं। महसूस करना तो एक अलग चीज़ है, और लाहौर में ख़ास तौर पे हम ये फील कर रहे हैं। और मास्क का इस्तेमाल कोरोना के लिए तो हम कर रहे हैं, स्मोक के लिए भी हमने ज़रूर करना है, खुसूसी तौर पर छोटे बच्चों के लिए। बिल्कुल, और बच्चों को आपने नहीं नज़रअंदाज करना, ख़ासतौर पर प्रेगनेंट ख़वातीन। मैंने आपको ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं लिखे पड़े हैं, ये उन्होंने तहकीक करके इसके ऊपर जो है ये बातें लिखी, और मैंने इसमें अभी सब सहारन कंट्रीज़ को शामिल नहीं किया, उसका भी डेटा उन्होंने शेयर किया। उन्होंने कहा साउथ एशिया और अफ्रीका में पैदा होने वाले बच्चे जो हैं और प्रेग्नेंट ख़वातीन सबसे ज़्यादा एट रिस्क हैं फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से। सो प्लीज़ अपना ख्याल कीजिए, अपनी फैमिली का ख्याल कीजिए,
उस गाड़ी का ख्याल कीजिए जिसमें से धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है और आप उसे आराम से चलाते हैं। हम भी जिम्मेदार हैं, उसका भी आपने ख्याल करना है। और पंजाब के लोग ख़ास तौर पे, और अगर फिर कह दिया जाए तो लाहौरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसका ख्याल करें। और बहुत शुक्रिया फ़रा, आपने इतनी इम्पॉर्टेंट जो है हमारे साथ ये रिपोर्ट, ये सर्वे शेयर किया है। यकीनन मेरी मालूमात के साथ सबकी जो मालूमात है उसमें इजाफा हुआ है और हमें इस पर अमल करना है, मेन चीज़ ये। अब मुझे बहुत अच्छी लगी एक, हाँ बिल्कुल चलेंगे हम टॉप स्टोरीज की तरह, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि टाइगर फोर्स, पहली दफ़ा मुझे समझ आई कि टाइगर फोर्स के ज़िम्मे लगा दिया गया है कि वो जाएं और देखें कि कौन से सनती यूनिट्स या ऐसी जगह हैं जहाँ पर के फॉलो नहीं किया जा रहा उन तरीक़ाकार को जो कि फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बने, जिसमें भट्टे भी हैं, जिसमें बहुत सारी और ऐसी जगह भी हैं। और हो सकता है कि आपकी गाड़ी में से धुआं निकल रहा हो तो कोई टाइगर फोर्स का जो है ना बंदा वो आपको रोक के गए कि आपका यहाँ पे ना गाड़ी बंद होगी। अहलकार, ये ज़रूरी है। अगर ऐसे काम किए जाएँ और कानून के मुताबिक किए जाएँ तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमें खुद एक ज़िम्मेदार शहरी होने का इस पर सबूत भी देना है। अब हम बढ़ रहे हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। कोरोना वायरस दोबारा पंजे गाड़ने लगा। तकरीबन 2.5 माह बाद कोरोना से एक रोज में सबसे ज्यादा 19 हलाकतें। दोबारा लॉकडाउन लगा सकते हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन। 80% से ज्यादा शहरियों ने SOPs पर अमल दरामद छोड़ दिया। मुल्क की सियासत में तेजी। PDM का पंजाब और सिंध के बाद कोयटा में इतवार को पावर शो होगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर वफाक और सिंध आमने सामने। मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान भी लफ्जी गोलाबारी जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान। अवाम कहाँ जाए? आटा, दालों समेत मुख्तलिफ अशिया कई गुना महंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अक्सर चीजें नायाब। गैर मेयारी अशिया की भरमार से शहरी परेशान। जी वेलकम बैक। और हमने आपको अभी पहले एक वो कहा है कि अपनी सेहत का ख़ास तौर पर बहुत ख्याल रखें सर्दियों में। उसकी वजूहात एक तो फ़िज़ाई आलूदगी का बढ़ना है और चूँकि उसका ताल्लुक भी सांस के मसाइल के साथ होता है। और कोविड जो है जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त अपने पंजे गाड़े हुए है और एक दफ़ा फिर दूसरी लहर बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही है। आज यानी फ्रांस में अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले जो एक दिन गुजरा है, एक दिन में 41,000 केसेस रिपोर्ट हुए हमजा। और 9 बड़े शहरों में लॉकडाउन कर दिया फ्रांस ने। और आप अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में अब केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और NCOC बार बार कह रहा है एहतियात करें, नहीं तो दोबारा हमें भी लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। ईरान में 5,616 केसेस आए और 312 अमवात हुई हैं। और ये याद रहे कि हमारे एक हमसाया भारत जो है वो भी इस मसले का बुरी तरह से शिकार है, दूसरा हमसाया ईरान भी इस मसले का बुरी तरह से शिकार है। और हम ये भी मानते हैं कि ये हवा में ये वायरस जो है मौजूद होता है, सांस लेने से फैलता है। सो इसमें अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करने के बाद SOPs ही हैं जो हमें बचा सकते हैं, जिसकी हमने धज्जियाँ बिखेर के रखी हैं। और वीकेंड पे इसलिए हम ख़ास तौर पे टेकअप करते हैं इस इशू को, क्योंकि हमारी जितनी गैदरिंग्स होती हैं, घूमना फिरना होता है, वो यूजुअली वीकेंड पे होता है। फरा, सबसे जो है खौफनाक बात यह है, अगर हम बरतानिया की बात करें तो 26,688 केसेस सिर्फ एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने कैफेज 4 हफ्ते के लिए बंद कर दिए, बार्स बंद कर दिए, कसिनो बंद कर दिए गए हैं। ऐसे इकदामात उठाए जा रहे हैं उन अक़वाम में, उन कंट्रीज़ के अंदर जो तरक्की याफ्ता ममालिक है। पाकिस्तान को भी ख़तरा दरपेश है। शादियों में हम जा रहे हैं लेकिन कोई कोरोना SOPs नहीं है। फरा, 80 रहे हैं, बसेस में बैठ रहे हैं, गाड़ियों में इकट्ठे घुस के सारे इकट्ठे बैठ रहे हैं और बिल्कुल बेफिक्र ऑफिस में बैठ रहे हैं। ऐसी है। मैं तो मीटिंग में भी कई दफ़ा मुझे एहसास होता है हो मास्क जो है वो होना चाहिए। जहाँ 2 से ज़्यादा अफराद मौजूद हैं वहाँ पर मास्क होना चाहिए। हम इटली के एक शहर का जिक्र अपने लोगों से करना भूल गए हैं। उस एक गांव में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, लेकिन वो 2 लोग भी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो 6 फुट का फासला भी रखते हैं और मास्क भी पहनते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान अजीज है। लेकिन हमें अजीज है कि नहीं अजीज है उसके बारे में आपको कुछ सोचना होगा। स्पेन चलते हैं। हाँ, आलमी मंजरनामा एक है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ ममालिक में फरा मौजूद है, उन सबसे जानेंगे। सबसे पहले स्पेन। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एंड स्पेन के हालात बताइएगा हमें कि कोरोना में क्या चल रहा है स्पेन में। अस्सलाम वालेकुम। फरा सादिया और हमजा तारड़ 92 की मॉर्निंग शो की नशरियात 7 समंदर पार भी बड़ी मकबूल हैं और लोग इन्हें बेहद सराहते हैं। रही बात कोरोना वायरस की, तो सच ये है कि इस मूजी वबा ने ज़िंदगी की रौनकें छीन ली हैं। शहरों में मुनक़िद होने वाली तकरीबात, मेले ठेले, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट, सियासी और समाजी सरगर्मियाँ, यहाँ तक कि जो मजहबी तकरीबात हैं उनको भी महदूद करके रख दिया है। सियाती मकामात, पब्लिक प्लेसेस और स्पेन के जो खूबसूरत साहिल हैं वो वीरान पड़े हैं। रेस्टोरेंट एक मरतबा फिर बंद करने के जो हुकूमती अहकामात हैं, उनके बाद बाज़ारों की जो रौनकें हैं वो भी मांद पड़ चुकी हैं।
सुकड़ती हुई माशी सरगर्मियाँ जहाँ मुल्कों के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं, वहीं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी शदीद मुश्किलात में घिरे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 17,000 के करीब नए केसेस जबकि 207 अमवात हुई हैं। स्पेन में अब तक होने वाले कोरोना वायरस के केसेस की कुल तादाद 10.5 लाख को छू रही है, जबकि जो अमवात हैं उनकी तादाद 34,500 से तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तानी भी चूँकि बड़ी तादाद में स्पेन में मुकीम हैं, वो भी इस मूजी वबा से मुतासिर हैं। 11 के करीब ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनकी अमवात कोरोना वायरस से हो चुकी है। शायद बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह अप्रिशिएट करने के लिए भी हमें और हमें सूरत हाल से आगाह करने के लिए 17,000 से ज़ायद केसेस इन्होंने बताए हैं। ब्यूरो चीफ यूके भी हमारे साथ मौजूद है, गुलाम हुसैन आवान, यूके की सूरत हाल जानेंगे उनसे। जी गुलाम हुसैन आवान, बताइए यूके में क्या सूरत हाल है, कितने केसेस सामने आए, क्या इकदामात गवर्नमेंट उठा रही है? बरतानिया भी जो है वो उसके अंदर कोरोना वायरस की दूसरी जो लहर चल रही है, यूरोप की दूसरे कंट्रीज़ की तरह बरतानिया के अंदर भी जो है वो काफ़ी हंगामी इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। जो ही सर्दियों का आगाज़ होने लगा यहाँ पर, तो दूसरी लहर जो है वो कहा जा रहा है पहली से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है, चूँकि बड़ी तादाद के अंदर केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है। आज भी 26,000 से वो केसेस नए केसेस सामने आए हैं। बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो रही है लंदन और स्पेशली पूरे बरतानिया के अंदर। तो इनसे निपटने के लिए जो है वो मेयर ऑफ लंदन ने भी कुछ तजावीज़ हुकूमत को दी हैं ताकि जो है वो सूरत हाल को मज़ीद बेहतर किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर एक घर के अफराद जो है वो दूसरे घर के अफराद को मिलने भी नहीं जा सकते, और अगर कोई ऐसा करे तो ये वायलेशन होगी कोरोना वायरस के रूल्स की। अगर कोई शिकायत कर दे तो जो है दोनों फरीकैन को जो है इस पर भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। इसके अलावा तमाम तकरीबात जो हैं वो उनके ऊपर भी पाबंदी है। कुछ तकरीबात के अंदर 15 अफराद जो है वो मैक्सिमम, जैसे शादी की तकरीब है उसके अंदर शिरकत कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है इसने परेशान कर रखा है, और अब हुकूमत की ये कोशिश है कि कुछ ऐसे नए SOPs मुतारफ़ कराए जाएँ जिससे जो है वो ज़िंदगी का पहिया जो है वो कम से कम ना रुके, क्योंकि यहाँ पर इंटरटेनमेंट के जो मौके हैं बहुत महदूद होते जा रहे हैं। सिनेमास की बहुत बड़ी चेन है, उन्होंने अपने सिनेमे बंद कर दिए हैं। इसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनी के जो बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर थे कई, उनमें से भी हाई स्ट्रीट के अंदर बंद हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अगर हाई स्ट्रीट के अंदर चली जाएँ या कहीं दूसरे शॉपिंग मॉल में चले जाएँ तो आपको बहुत कम तादाद के अंदर जो है वो लोग नज़र आते हैं। दूसरी बात ये भी है कि जब लोग बाहर जाते हैं तो उनकी आइडेंटिटी का भी जो है वो इशू बन रहा है। लोगों ने जो है वो मास्क पहन रखे होते हैं और जो कि ज़रूरी भी हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो हुकूमत ऐसे SOPs अब मुतारफ़ कराने जा रही है ताकि ज़िंदगी का पहिया भी चलता रहे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन पर अमल करें, और ताकि कोरोना वायरस का जो फैलाव है जो है उसको रोका जा सके। बिल्कुल सही। प्रिया गुलाम हुसैन साहब, आपकी जो मालूमात हैं ये हम अपने देखने वालों को सबको सुनवा रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये हालात हो रहे हैं और हम दुनिया से अलग नहीं हैं, हम दुनिया के अंदर ही हैं। अगर दूसरी वेव जो है वो पूरी दुनिया में है तो हमें भी उसी तरह से अलर्ट रहना और उसके बारे में इक़दाम लेने होंगे। लेकिन हमजा, मैं भला क्या गौर कर रही थी, क्या मैं क्लियर ब्लू स्काईज़ देख रही थी। मैंने फ्रांस में भी देखा तो मुझे ब्लू स्काई नज़र आया, मैंने बरतानिया की भी फुटेज देखी है तो मुझे ब्लू स्काई नज़र आया। आई मिस द ब्लू स्काई। मुझे यहाँ पर जो है ग्रे स्काई नज़र आता है। इस्लामाबाद में भी नहीं आता? इस्लामाबाद में आता है, इस्लामाबाद में आता है। इस्लामाबाद में नीला आसमान देख के सुख का सांस आता है, रात को तारों वाली जो है ना वो रात देख के भी सुख का सांस आता है। यहाँ पे ये लैकिंग है, सो वो भी एक मसला हमारा जो है। US से चलते हैं आपके फेवरेट सदर ट्रंप के मेरे फेवरेट जहाँ पर आज की बात के बाद तो मुझे अच्छे लगे हैं वैसे, जो उन्होंने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया, मुझे अच्छे लगे। उनको डिस्कस करते हैं, मुझे लगता है कि आपके फेवरेट पॉलिटिशियंस में से हैं। कुछ जो है ना मिजाहिया लोग भी अंदर मौजूद होते हैं और थोड़ा सा लाइट करते रहना, पसंद करने वाले और उनको नापसंद करने वाले इतनी कसीर तादाद में कि दोनों को मिला लिया जाए तो ही डेफिनेटली इज़ अ मोस्ट डिस्कस्ड पर्सनालिटी। अच्छा जी, USA में क्या सूरत हाल है? खुर्रम शहजाद हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, बताइएगा कि USA में कोरोना कितना ख़तरनाक है और क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अमेरिका भर में इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर जो है वो चल पड़ी है। यहाँ पे केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है अक्रॉस अमेरिका। जो स्टेप्स लिए गए थे कोरोना के से मुतल्लिक, जो चीज़ें थी उनको नरम करने के हवाले से फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 के अब वो रोल बैक हो के फ़ेज़ 1 पे वापस आ गई हैं। वो सारे प्रिकॉशन जो शुरू में मार्च अप्रैल के अंदर जो यहाँ पे नाफिज किए गए थे वो वापस आ गए हैं। इस वक्त अमेरिका भर में ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर स्कूल जो हैं वो ऑनलाइन ही चल रहे हैं। इन स्कूलिंग जो है वो यूनिवर्सिटीज़ हों या स्कूल हों या प्राइमरी स्कूल हों,
वहाँ पे इस वक्त स्कूलिंग जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है इन पर्सन। कुछ जगहों पे कुछ स्टेट्स के अंदर हाइब्रिड है, 2 दिन की स्कूलिंग हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो नेशनल जो इस वक्त प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रही है, प्रेसिडेंशियल कैंपेन चल रही है, वो भी ना होने के बराबर है। कोरोना की वजह से यहाँ पे प्रिकॉशंस किए जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को यहाँ पे कोरोना हुआ। 35 जो उनकी टॉप लीडरशिप है जिसके अंदर कांग्रेस और सेनेट के और एडवाइज़र जो वहाँ पे मौजूद थे, उनको कोरोना की तशख़ीस हुई। अभी तक जो फर्स्ट लेडी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की वाइफ, उनको अभी तक कोरोना से वो अभी तक वो बाहर नहीं आ सकी। इसी वजह से कल उन्होंने पेंसिल्वेनिया की जो रैली थी उसके अंदर भी शिरकत नहीं की। तो अमेरिका भर में इस वक्त कोरोना के जो वाक़यात हैं उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पे जो इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से कहा जा रहा था कि नवंबर में आएगी। जो सबसे बड़ी कंपनी है जिन्होंने नवंबर का वादा किया था, उनका ये कहना है कि हम नवंबर में ये डिलीवर नहीं कर सकते। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक उनकी डिलीवरी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन उनके टेस्ट के रिज़ल्ट कैसे आते हैं। तो इस हवाले से अमेरिका में इस वक्त जो फाइनेंशियल इस वक्त जा रहा है, डेफिसिट मुसलसल बढ़ता जा रहा है। लोग जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके क्राइसिस भी बढ़ते जा रहे हैं कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना के कमी आने की बजाय उसमें इजाफा होता जा रहा है। और अब हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो मुख्तलिफ जो शहर हैं जहाँ पे कोरोना के वाक़यात में मुसलसल इजाफा है, वहाँ पे भी एमरजेंसी लगा दी गई है। तो इस हवाले से जो अमरीकी अवाम है, कहा जा रहा है इस वक्त जो नवंबर 3 को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें कोरोना के हवाले से हुकूमत की पॉलिसीज़ अहम किरदार रहेंगी। हमें आगाह किया है कि जो अमेरिका में सूरत हाल है और मकसद क्या था कि हमने पूरी दुनिया का जो अहवाल है ख़ास तौर पे आपको क्यों बताया कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इनको इतने मसाइल हैं, हमें कितने हो सकते हैं। जिनका हेल्थ स्ट्रक्चर बेहतर है, जहाँ पे डॉक्टर्स की तादाद बेहतर है, जहाँ पर सेहत की सहूलियात बेहतर हैं, वहाँ पर जो है आपने देखा सड़कें सुनसान हैं, रेस्टोरेंट्स वीरान हैं, अस्पताल जो हैं वो भरे हुए हैं, लोग खौफजदा हैं, कारोबार मुतासर हो रहे हैं। और यही NCOC भी कह रहा है ना कि अगर आपने ना पाबंदी की चीज़ों की तो पाबंदी फिर हमें करनी पड़ेगी एक लॉकडाउन की सूरत में, जिसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। हमारी मईशत मुतहम्मिल नहीं हो सकती, इसलिए हमें अगर अपनी मईशत को भी बचाना है ज़िंदगियों के साथ साथ तो हमें ही ख्याल करना है, SOPs पर अमल करना है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो फरा जो सबसे ज़्यादा मसला आ रहा था वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनकी फ़िक्र सबसे पहले आती है। मुझे ना पिछले दिनों मैंने उस पर ट्विटर पर शेयर भी की थी एक ऑडियो, एक खातून टीचर की मुबैना तौर पर उनकी ऑडियो थी। हाँ, पता नहीं वो थी या नहीं थी, लेकिन वो बेचारी जो दुखड़ा रो रही थी वो बिल्कुल सही रो रही थी। कि बच्चे आ जाते हैं और वो हमें कैसे कहें कि आज तुमने नहीं आना था, आज तुमने आना था, वो एक ही सबक हम बार बार सांस नहीं आ रहा होता, हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए नीचे कर लो। अच्छा, हम उन्हें कहते हैं अलग बैठो, बाद में बाहर जाते हैं तो ब्रेक में वो एक दूसरे को जफ्फियाँ डाल के फिर रहे होते हैं। तो ये इश्यूज तो हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम अपने मुल्क के डिफरेंट एरियाज में भी चलते हैं कि वहाँ पर जो स्कूल्स हैं वहाँ पर कैसे SOPs को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि ना इस्लामाबाद में भी बंद कर दिया गया है बहुत से इंस्टीट्यूट्स, वहाँ टीचर्स को हुआ है, जिसमें आज जो है वो सेटेलाइट टाउन में एक कॉलेज को बंद किया है। और इसी तरह से यहाँ लाहौर में भी एक बहुत निजी स्कूल है, उसकी प्रिंसिपल की कोरोना से डेथ हो गई थी। तो इस तरह के वाक़यात इक्का दुक्का ही सही रिपोर्ट हो रहे हैं। तो मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद पाशा सक्खर से हमारे साथ मौजूद हैं और रफ़ीक मुगल जो हैं वो गुजरांवाला से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले सक्खर चलते हैं, सज्जाद पाशा वहाँ पर मौजूद है। सज्जाद, बताइएगा कि स्कूलों में क्या मुश्किलात आ रही हैं, टीचर्स क्या फेस कर रहे हैं, बच्चे क्या SOPs पर अमल करते हैं नहीं करते, कैसे उनको मनाया जाता है, कैसे बताया जाता है कि हमने ये करना है ये नहीं करना। देखें, अगर कोरोना वायरस की SOPs के हवाले से बात करें तो सक्खर के जो निजी व सरकारी स्कूल हैं वहाँ SOPs पर तो है जो है वो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जब सुबह सवेरे बच्चे बड़े जो 9th मैट्रिक क्लास के हैं वो जब स्कूल जा रहे हैं तो उनको बाहर जो है वो पहले उनके हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं, उसके बाद जो है वो सेकेंड फेज़ में उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, फिर उनको क्लास में जाने की इजाज़त दी जा रही है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि जो बच्चे मास्क नहीं पहन के आ रहे हैं स्कूल इंतज़ामिया उनको वापस कर दे रही है। और हम क्लासों में भी ये देख रहे हैं कि जो है वो समाजी फासले का खासा ख्याल रखा जा रहा है। असातिज़ा को भी सख्ती से जो है वो SOPs पर अमल करने की हिदायत दी गई है। ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं थोड़ी मुश्किलात उनके साथ आ रही हैं SOPs पर अमल करवाने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो स्कूल हैं सक्खर के सरकारी व निजी वहाँ की इंतज़ामिया ये ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन कोशिश कर रही है कि जो छोटे बच्चे हैं वो SOPs पर मुकम्मल तौर पर
सज्जाद, ये कौन सा स्कूल है? बॉयज़ का है, गर्ल्स इस का वक्त है? मैं मौजूद हूँ सखर के एक निजी स्कूल में। यहाँ बच्चों पर भी से हम भी देख रहे हैं कुछ कि बात ज़्यादा कराइए। बड़ी तादाद जो है वो छोटे बच्चों। ठीक है, बच्चों से भी बात हो सकती है क्या? हम आपकी यहाँ पे कोई से बात कराते हैं। तो बेटा आप बताइएगा कि इतने जो है वो इतने महीनों बाद स्कूल खुले हैं, आप 7 से 8 महीने से घर में थे, अब यहाँ कैसे मतलब मज़ा आ रहा है पढ़ाई में दोस्तों के साथ? SOPs पर किस तरह अमल कर रहे हैं? स्कूल आके मज़ा आ रहा है, फ्रेंड के साथ काम कर रहे हैं, SOPs पर भी अमल कर रहे हैं। यहाँ हम कुछ दीगर बच्चों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताना बेटा कि कैसे SOPs पर अमल कर रहे हो, स्कूल में कैसे चले? इसका मास्क बहुत मज़ा आ रहा है स्कूल में, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और SOPs पे अमल भी कर रहे हैं। जी, मैं इस वक्त एक सखर के निजी स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो ज़्यादा बड़ी तादाद है वो छोटे बच्चों की है। ठीक है, अच्छा, तो छोटे बच्चों सज्जाद, में जो है मेरी वो तरफ से मुश्किलात आती हैं SOPs पर सज्जाद, अमल। मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, मेरी तरफ से इनकी टीचर को भी सलाम कहिएगा और इन सारे बच्चों को भी मेरा और हमजा की तरफ से गुड मॉर्निंग एंड सलाम कहिएगा और इन्हें कह दीजिएगा सब अपने मास्क ऊपर कर लें। हाँ, और अप्रिशिएट कीजिए कि ये इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग हाँ, रखी हुई maintain की है, हुई। चेयर्स दूर हैं। यही हमने जो है लोगों को बताना है, स्कूल्स में बताना है कि इस तरीके से किया जाए। थैंक गुजरावाला का यू, भी रुख शुक्रिया करते हैं। सज्जाद। माला चलेंगे, रफीक मुगल हमें बता रहे हैं गुजरावाला के किसी स्कूल का हाल। आज ही हम इस वक्त हामद मेमोरियल हाई स्कूल है, वहाँ पे हम खड़े हैं। तो हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं कोरोना वायरस के हवाले से जो SOPs जारी किए गए थे उस पर मुकम्मल तौर पर हमें तो अमल दरामद करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीचर्स का बड़ा अहम रोल है इसमें। टीचर जो हैं वो सख्ती से बच्चों को अमल दरामद करवा रहे हैं। जब बच्चे स्कूल में इंटर होते हैं तो उनके हैंड सैनिटाइज किए जाते हैं, उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग की जाती है और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए फिर उन्हें क्लासरूम में ले जाया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि बड़े एहसन तरीके से जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाई जा रही हैं, क्योंकि पहले ही पेशन गोई कर दी गई थी कि कोरोना की दूसरी लहर भी आएगी, तो इसलिए ज्यादा जिम्मेदारियां जो हैं बड़े एहसन तरीके से निभाई जा रही हैं। बहुत अच्छे स्कूल हैं जिसमें हमारे रिपोर्टर्स गए हैं, लेकिन वो जिस टीचर की ऑडियो वायरल है ना, उस टीचर का स्कूल ऐसा नहीं, मुझे उसकी बातों से मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमजा, कि जो देहात में गांव में स्कूल हैं खतरा वहाँ भी मौजूद है। आप लोग ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ शहरों का मसला है। सो प्लीज़ आप अपने SOPs जो हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, उनका बहुत ख्याल ज़रूर करें। फॉलो कीजिए। हमें अब एक ब्रेक की जानिब जाना है। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक तरफ तो एक दूसरी लहर का खदशा है, हाँ। जो मुसलसल बड़ा एक और खदशा है जिसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है कि मुल्क की सियासत जो है उसका ये बदलता हुआ मौसम अब किस दर्जा हरारत तक पहुँचेगा और उस दर्जा हरारत पे पहुँचने का क्या नतीजा निकलेगा। बिल्कुल, PDM का जो जलसा है कोयटा का वो परसों होने जा रहा है और उसके ऊपर कुछ सवालात उठ रहे थे बिलावल भुट्टो के हवाले से। फिर नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान और जो दीगर जमातें हैं वो तो खासी मुतहर्रिक हैं इन जलसों को कामयाब बनाने के लिए। फिर कुछ थ्रेट सामने आगे फिर हमने देखा और शाहिद खाकान अब्बासी कल खासे नाराज़ थे। उन्होंने जो है बड़ी तनकीद किया। उन्होंने कहा जी कि मुहासरा किया गया IG का, ये मामलात हुए, वज़ीर आज़म इसके पीछे हैं। एहसन इकबाल ने भी वज़ीर आज़म पर खासा गुस्सा जो है निकाला है। लेकिन इन सारी बातों को अगर समाप्त करें तो बात यह है कि अगर एक मामला होता है अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन जो कि इस वक्त बकौल हुकूमत के कि अपने ऊपर बनने वाले मुकदमात को लेकर सड़कों पर है और वो ये चाह रहे हैं कि उनके ऊपर से दबाव कम किया जाए, जो वज़ीर आज़म मुसलसल कहते हैं कि नहीं कम हो सकता, उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि वो अपने एक और बयानिए को लेकर, जिसको कि वोट को इज्जत दो है और हमें जो है इलेक्शंस के ऊपर उनके एतराज़ात हैं, उसको लेकर रोड्स के ऊपर है। अवाम इन दोनों बयानियों के साथ अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे हम कहाँ पर हैं इस सारी गुफ्तगू में, मतलब हम कहाँ पर खड़े हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन जब भी कोई एक वाक़या होता है ना तो उसको बड़ा हुकूमत खुद करती है। अगर एक जलसा हुआ था कराची में तो
तो वहाँ पर ये जो अभी तक डिस्कशन हो रही है गिरफ्तारी के हवाले से, उसी के आफ्टर मैच चल रहा है, कोई नया इवेंटफुल उसमें बात जो है वो नहीं हुई। अब बात एनआरओ की भी हो रही है और मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं जी कि हम मांग रहे हैं एनआरओ तो हुकूमत मांग रही है, हम हुकूमत को नहीं देंगे। और एहसन इकबाल कह रहे हैं कि जी कि इन्होंने कुलभूषण को एनआरओ रातों रात दे दिया, इन्होंने उसको हक दिया कि जी कि वो अपील कर सके और ये एनआरओ दिया गया। ऐसी कुछ बातें आ रही हैं। शहजाद अकबर भी से जो है इसमें आगे आए हैं, लेकिन अब बिलावल जीबी के इलेक्शन के लिए सबसे पहले पहुंच गए वहां पर। फरा, ये तो हमने कल भी बात की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटीज जो है बहुत क्लियर है, लेकिन इस हवाले से हम जानेंगे कि क्योंकि रोल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम रहेगा आइंदा आने वाले दिनों में। और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये बताइएगा सर कि बिलावल की गुफ्तगू से भी कल ये महसूस हुआ कि स्टेट अबव स्टेट, वो जो एक मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ था, तो ये आप जब मुस्लिम लीग नून ये कहती है तब आप कहते हैं कि हम इस बात को तो इतना नहीं मानते, हमारा तो मसला जो है वो कुछ और है। तो क्या अब सिविल मिलिट्री महाज आरआई का एक नया बयानिया कोई शुरू हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो राब्ता किया चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, वो तो चाहते हैं कि मामलात को सुलझाया जाए, इसीलिए उन्हें राब्ता किया। लेकिन जो फेडरेशन की गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसकी जो रवैया है या उसका जो रिस्पांस है इस सारे इंसिडेंट पे, वो बड़ा शर्मनाक है। जो उनके मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं, लोगों को, मुखालिफिन को गालियां देने से गरीब आवाम के मसाइल हल नहीं होते। वो रोज़गार चाहते हैं, वो रोटी चाहते हैं, वो रिहाइश चाहते हैं, वो मकान चाहते हैं। तो इनका तो रवैया ये ऐसा है कि ये मामलात को ख़राब करने पे तुले हुए हैं। बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है, लेकिन हुकूमत वक्त तो कहीं नज़र नहीं आती। भाई साहब ये बताइएगा कि सूबाई हद जो है आपकी, उस पर ये इल्ज़ाम लग रहा है वफाक की जानिब से कि जो छुट्टी पर पुलिस जा रही थी वो आपकी हुकूमत के कहने पर जा रही थी, कि जैसे ही जाके बिलावल साहब ने और वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात की, उन्होंने ये फैसला मौखर कर दिया। इसी कहते हैं कि नासमझ ये हुक्मरान है, ये नासमझ ये बुज़रा है, जिनको रियासत को चलाने का तरीका ही नहीं पता है। और ऐसी गुफ्तगू वो शख्स कर सकता है जिसको ना तो अक्ल और दानिश उसके करीब से गुजरी हो। इनको समझना चाहिए कि मुल्क बड़े नाजुक हालात में है, इकॉनमी की सूरत हाल क्या है, रोज़मर्रा की अशिया लोगों की दस्तरस से बाहर चली गई हैं, इसलिए इनको वो इक़दामात उठाने चाहिए कि कॉमन आदमी को रिलीफ मिल सके। लेकिन इनकी तरफ तो उस तरफ ध्यान ही नहीं है। आपने देखा जो सेनेट में जवाब आया कि मिनिस्टर्स की गाड़ियों पे खर्चा कितना आ रहा है, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ 4,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा पेट्रोल ये खा गए हैं, 4,000 करोड़ से ज़्यादा ये उनकी मेंटेनेंस में चले गई है। अब इनको वो किफ़ायतशारी नज़र नहीं आती, अब इनको वो नज़र नहीं आते कि ये जो शाह खर्चियाँ इनकी हैं। ठीक है। अच्छा सर, आपके इल्म में है कि जब ये सारा वाक़या हुआ तो जो दरख्वास्त की गई बिलावल भुट्टो की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आर्मी चीफ से की गई कि वो, और इदारों से की गई कि वो इस वाक़े का नोटिस लें और अपनी तहकीकात भी कराएं। एतराज़ जो हुकूमत की तरफ से वो ये है, और बाकी लोगों के जहन में भी ख्याल आता है कि आप तो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं और ये दोनों इदारे जो हैं वफाकी हुकूमत के मातहत हैं, तो दरख्वास्त तो वज़ीर आज़म से की जानी चाहिए थी। तो आप तो खुद इदारों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये इस मामले में भी वज़ाहत कर दीजिएगा कि ये क्यों हुआ। जो वज़ीर आज़म रिस्पॉन्ड न करे इस सारे इम्पोर्टेंट इशू पे, जहाँ पे एक यूनिफॉर्म फोर्स में अनरस्ट पैदा हो जाए, जहाँ पे ये आ जाए कि एक प्रोविंस के इंस्पेक्टर जनरल को और पुलिस को उसके साथ ये रवैया अख्तियार किया जाए और उसकी जगह उसके कैबिनेट मेंबर्स एक बेबुनियाद गुफ्तगू करें और बेमानी गुफ्तगू करें और इल्ज़ाम तराशी की गुफ्तगू करें, तो फिर उनसे हम कैसे करते। आर्मी एक्ट जो है 1952 का, उसी पे अमल दरामद करते हुए हम समझते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इन्वेस्टिगेशन की है। लेकिन मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि ये यूनिफॉर्म पर्सनल्स के लिए, लेकिन एक जनरल इंक्वायरी जो है कि आया कोई ऑफेंस कमिट हुआ कि नहीं हुआ,
किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की, कानून तोड़ा, आइन की खिलाफ वर्जी की, वो तो मिनिस्ट्रियल कमेटी है, वो इसको एग्जामिन करेगी और वो कंक्लूजन ड्रॉ करके चीफ एग्जीक्यूटिव के सामने रखेगी। जी ठीक है। नैयर बुखारी साहब, ये बताइएगा कि इस पूरी सूरत हाल पर भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो गई है। क्या हमें बहुत ज़्यादा मोहतात और इस पर बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं बरतनी चाहिए कि ये जो सारे मामलात हैं इस पर दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है? देखिए जी, भारत को हमारा पैगाम है, भला हम हमारे कुछ भी इश्यूज इंटरनल नहीं हो, लेकिन तुम्हारे खिलाफ हम जक जाए। जब भी तुम्हारे साथ मैच पड़ेगा, सारी कौम आर्म फोर्सेस यकजा है। ठीक है। नैयर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वैसे गुलशन बाग कहाँ वाक़ है? मैंने तो जिंदगी में गुलशन बाग जो है वो नहीं देखा। ये तरकीब भी सुनी आपने? हाँ अच्छा। हाँ, मैं तो वो शेयर भी किया ट्विटर पे और मैंने तो लिखा भी उन्हें, मैंने कहा ये आपने ख्वाब देखा है या ये आपका ख्वाब है? हाँ। दोनों सूरतों में पूरा नहीं हो सकता, इसलिए कि ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा। लेकिन आफरीन है उनके ऊपर भी ना, उन्हें क्या वो कहते ना, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। गुलशन बाग कैसी तरकीब उन्होंने की है? आखिर वहाँ पर उर्दू बोलने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या ये तरकीब बन सकती है कि नहीं बन सकती। आबे जमजम का पानी जिस तरीके से हम कह देते हैं ना फरा, ये वही वाली चीजें हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। फरा, जो असल हुकूमत की दुश्मन है चीज़ और हुकूमत और वज़ीर आज़म बार बार कहते रहे हैं वो है महंगाई, और इसका जिक्र हम करते हैं। आम आदमी को महंगाई से लेना देना शायद अब केसेस से उनका उतना ताल्लुक नहीं रह गया, कोई रिकवरीज नहीं हो रही। कभी भी नहीं था। केसेस से अवाम का ताल्लुक ये था कि बहुत सारा पैसा वापस आएगा। वो जब नहीं आया तो वो हालात बदलेंगे, मुल्क की तकदीर बदलेगी, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, वो तो हुआ नहीं, इसलिए वो इररेलेवेंट होता जा रहा है। उल्टा आटा, दालें, चावल, चीनी, सब चीज़ें जो है वो उनकी पहुँच से बाहर हो गए और जो हालात है वो बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं, जिसको वज़ीर आज़म भी मुसलसल नोटिस कर रहे हैं और इकदाम ले रहे हैं। इस हवाले से हम जानेंगे कि एक बहुत अहम इदारा है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, जिसकी जिम्मेदारी है ये कि वहाँ प्यारी अशिया अर्जा नरखों पर जो है वो मुहैया करे। तो इसकी मौजूदगी में क्यों वज़ीर आज़म को ज़रूरत पड़ी कि वो टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी लगाएं और बाजार बनाए जाए, सहूलत बाजार बनाए जाए। सो इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ हैं उमर लोधी साहब, MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस लोधी साहब एंड वेलकम इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। फरमाइएगा सर कि ये यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जो है ये इफेक्टिव नहीं उस तरह से हो पा रहा महंगाई को कंट्रोल करने में और मयारी और सस्ती अशिया फराहम करने में। अगर ये है तो फिर सहूलत बाज़ारों की क्या ज़रूरत है? थैंक यू सो मच जी, अच्छा क्वेश्चन आपका। पहले तो जहाँ तक प्राइस कंट्रोल की बात है कि हम जो हमारी जो टोटल आउटलेट्स हैं वो 4000 है पूरे पाकिस्तान में। तो हम तकरीबन 5 से 4% पाकिस्तान रिटेल नेटवर्क का टोटल जो है हमारा उस नंबर्स में अगर आप देखें 4 से 5% हम उसका कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे लिए अब हमारा ये है कि जो प्राइसेस हैं हमारे तमाम स्टोर्स पे आज भी 800 रुपये का आटा है, 68 रुपीज़ की चीनी है, 170 रुपीज़ का घी है और ये अवेलेबल भी है। ठीक है, किसी वक्त तहसील में अगर कमी बेशी हो जाती है तो वो और बात है, अदरवाइज़ ये आज भी जनवरी से लेकर आज तक अवेलेबल है। क्या हम प्राइस कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं? हम प्राइस मॉडरेटर्स ज़रूर हैं, हम प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज पाकिस्तान का रिटेल यूनिवर्स जो है वो 7,50,000 से के करीब है। तो उसमें अगर आपकी 4% कंट्रीब्यूशन होगी, यस ये ज़रूर है कि एक एवरेज हाउस होल्ड के लिए ये प्रोडक्ट्स जो है आटा, दाल, चीनी, घी और चावल इसकी अवेलेबिलिटी हो और ये लोग अब हमारे पास आ रहे हैं और हम ले रहे हैं और जनवरी से अब तक हमारे पास स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं और हमारी प्राइसिंग भी वही है जो जनवरी में हमने फिक्स की। जी ठीक है। उमर लोधी साहब ये बताइएगा, यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो ये शिकवा करते हैं कि अक्सर चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं और अगर कुछ चीज़ें मौजूद हों तो उनकी क्वालिटी वैसे नहीं होती, फिर हमें बाहर ही जाना पड़ता है, फिर हमें मार्केट में जाकर ख़रीदना पड़ता है। ये बात कितने हद तक दुरुस्त है? और आटा दालों की कीमतों में इजाफे की खबरें आ रही थी। हेलो जी लोधी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं?
हमें आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है जी, लोधी साहब? अभी मुझे आई लॉस्ट यू इन बिटवीन। जी ठीक है, लोधी साहब ये आपसे पूछना चाह रहे थे। मैं जी आपका सवाल का जी ठीक है, आपने सुन लिया, ठीक। जी बताइए। जी पहला सवाल तो आपका ये था कि जी क्या हम क्वालिटी पे मैं एड्रेस कर लेता हूँ। देखिए, मैं किसी शुगर मिल के पास या आटा मिल के पास या दाना के पास नहीं जाते कि हमें आप बुरी क्वालिटी की दें। वो चीनी जो प्रोड्यूस हो रही है मार्केट के लिए, हमारे लिए भी, और हम भी उन्हीं से खरीदते हैं और उन्हीं से हम आटा खरीदते हैं। तो क्वालिटी, अगर पहले कोई शिकायत थी तो अब हमें क्वालिटी का कोई इशू नहीं है और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वालिटी इज नॉट एन इशू। आते हैं, मेन इशू है जी अवेलेबिलिटी का, जो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। उसका मैं आपको जवाब ये देता हूँ कि जी इस वक्त हमारी जो पास जो चीनी अवेलेबल है वो 68 रुपीज़ की है और मार्केट में जो चीनी की अगर आप प्राइस देखें वो वेल अबव 100 की है। तो जब आपके पास 68 रुपीज़ की होगी और मार्केट में अगर इतना प्राइस के डिफरेंशियल, इतना बड़ा गैप आता है, तो हमारे लिए सप्लाई एंड डिमांड मीट करना बहुत मुश्किल हो जाती है, बिकॉज आपके पास जितना भी स्टॉक आता है वो इमीडिएटली निकल जाता है। इसी तरह आटे पे आ जाइए, 800 रुपया वर्सेस 860 एंड अबव, और अगर घी पे आ जाए तो घी भी प्राइसेस में इतना डिफरेंस है। तो इसका सिर्फ मैं यूटिलिटी स्टोर्स के, मैं मार्केट के लिहाज से जवाब नहीं दे सकूंगा, बट एज यूटिलिटी स्टोर्स कंसर्न तो हमारा प्राइस डिफरेंशियल इतना होने की वजह से हमारे लिए वो सप्लाई एंड डिमांड पूरी करना डेफिनेटली मुश्किल हो रही है और इसलिए आपको गैप्स भी नज़र आते हैं और शायद कुछ अर्से तक ये बरकरार रहेगा। अच्छा लोधी साहब, ये भी फरमाइएगा कि बाज़ औक़ात इस तरह की खबरें भी होती हैं और कुछ सोशल मीडिया पे फुटेजेस भी आ जाती हैं कि इंटरनली जो एम्प्लॉइज़ हैं या फिर लोग जो काम करते हैं वो इस तरह के मामलात में मुलव्वस होते हैं कि चीनी का अगर स्टॉक है, बकौल आपकी कीमत का इतना फ़र्क है तो यहाँ से उठा के ओपन मार्केट में डाल दें। इस तरह के मामलात के सद्देबाब के लिए भी क्या इकदाम किए गए? और अभी पिछले दिनों कुछ चीज़ों की अशिया के नर्क जो हैं वो बढ़े थे, जबकि आप कह रहे हैं कि जनवरी वाले रेट्स जो हैं वही अभी तक लागू हैं, जबकि अभी पिछले दिनों यूटिलिटी स्टोर्स ने तेल की कीमतों में इजाफा किया है, दूध महंगा किया, इस तरह के कुछ आइटम्स हैं जिसमें इजाफा किया गया और वो रिपोर्ट हुआ था। जी मैं अब इस पर, ये अच्छा आपने सवाल किया जी। मैं आता हूँ जी, आटा, चीनी, घी, दालें और चावल, ये वो आइटम्स हैं जो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और जो ये सब्सिडी मिल रही है इसकी प्राइस आज भी, दूध इस सब्सिडी में, यूएचटी मिल्क इस सब्सिडी में शामिल नहीं है, चाय इस सब्सिडी में शामिल नहीं है, और बाकी साबुन और ये चीज़ें इस सब्सिडी में शामिल नहीं है। तो ये जो 5 अशिया मैंने आपको बताई, इनके निर्ख आज भी जनवरी से लेके और एज ऑफ टुडे वही हैं। हाँ जी, अगर दूध की प्राइसेस बढ़ी है तो दूध की प्राइसेस मैं नहीं बढ़ा रहा, दूध की प्राइसेस का जो इशू है वो मैन्युफैक्चरर अगर प्राइस बढ़ा रहे हैं तो मुझे बढ़ानी पड़ती है। तो मार्केट में जो प्राइस दूध की मार्केट में होगी वही हमारे पास होगी। आप मुझे ज़रूर क्वेश्चन करें कि अगर गवर्नमेंट की सब्सिडाइज प्राइस पे प्राइस बढ़ती है तो वो ज़रूर आपका क्वेश्चन वैलिड बनता है। वेयरएज अगर यूएचटी मिल्क बढ़ गया, चीनी और चाय अगर उसकी प्राइस बढ़ती है तो वो मैन्युफैक्चरर बढ़ाता है, तो हमें बायस मजबूरी हमें भी बढ़ानी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। और वो जो मैंने बात की थी कि बाज़ औक़ात मुलाज़मीन चीज़ें गायब कर देते हैं, इसके ऊपर भी नज़र रखी जाती है कि ब्लैक मार्केट ना हो, यहाँ से चीज़ें ओपन मार्केट में महंगे दामों ना हो। बिल्कुल जी, हमारी कोशिश पूरी है, मैं इस पर 100% गारंटी, लेकिन हमारी कोशिश पूरी है, हमारी विजिलेंस टीम है, हम स्पॉट चेक्स भी कर रहे हैं, और अगर हमारे किसी जगह ये बेकायदगी हमें मिलती है तो उस पर हम बहुत सख्त एक्शन ले रहे हैं और लेंगे। बिल्कुल, इसमें किसी की कोई बचत नहीं, लेंगे। उमर लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उमर लोधी साहब, वक्त देने के लिए। आज ये चीज़ें क्लियर हुई कि यूटिलिटी स्टोर्स पर हर चीज़ पर सब्सिडी मौजूद नहीं, और ये सही भी है, इसलिए कि कुछ चीज़ें जो है वो शायद आयुष में आती हैं और वो चीज़ें जो हैं उनको अगर आप खरीदते हैं तो लग्जरी, लेकिन बच्चों का दूध जो है उसको भी अगर सब्सिडाइज कर दिया जाए तो अव्वल तो बच्चों को माँ का दूध ही बेहतरीन ग़िज़ा है उनके लिए। ब्रेक के लिए रुकना और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और टॉप स्टोरीज की जाने पड़ते हैं।
लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, ऑरेंज लाइन ट्रेन का 25 अक्टूबर को इफ्तिताह होगा। एक तरफा किराया 40 रुपए फी मुसाफिर मुकर्रर। ऑरेंज ट्रेन में रोजाना तकरीबन 2.5 लाख अफराद सफर करेंगे। पंजाब में ज़ेर तालीम बलोच तलबा का अपने हकूक़ के लिए पैदल लॉन्ग मार्च 12 रोज़ चलते हुए मुल्तान से लाहौर पहुँचे। पंजाब की जामियात में मुस्तहिक बलोच तलबा के लिए वजीफ़े के खात्मे के खिलाफ एहतजाज, स्कॉलरशिप बहाल करने का मुतालबा। और मुल्क में 5 साल से कम उम्र हर 10 में से 4 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत में इजाफा हो गया। पाकिस्तान में नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे की रिपोर्ट बराए साल 2018-19 जारी कर दी गई। तो जी जनाब, लाहौरियों के लिए जो है ना अच्छी खबर है कि आखिरकार ऑरेंज ट्रेन जो है वो चलने लगी है और 25 अक्टूबर डेट दे दी गई। मेरे लिए अच्छी खबर ये है कि मुझे भी लगता है कि अगर रोड्स के ऊपर ट्रैफिक कम होगी और ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस तरह से जैसे पूरी दुनिया में होता है, सर्कुलर रेलवे की बात कराची में की जाती है और अंडरग्राउंड सिस्टम्स की बात की जाती है, जहाँ पर कि मतलब एक ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तो फ़िज़ाई आलूदगी तो बेहतर होगी ना, जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन फ़रा ये 2015 में मंसूबा शुरू किया गया, लागत आनी थी 162 अरब रुपए, अब मुकम्मल हुआ है आके और 300 अरब जो है उसके करीब जो है लागत आई है इस पर। लेकिन लाहौरियों ने बड़ा इंतज़ार किया है, बड़ा जो आप कह रही हैं ना कि अब ये पोल्यूशन बेहतर होगी, यकीनन होगी, लेकिन लाहौरियों ने जो मुल्तान रोड से जब ये जाती थी ना, तो उन्होंने बड़ी तंगी वहाँ पर जो है ना की है, मट्टी होती थी वहाँ पर, रोक दिया गया काम, फिर शुरू हो गया, फिर रोक दिया गया, ये सारी चीज़ें चलती रही। 27.12 किलोमीटर का ये ट्रेन ट्रैक है जो कि लाहौर डेरा गुजरा से शुरू होकर अली टाउन स्टेशन पे इख्तिताम पजीर होता है। और मुझे तो इसके पास से गुजरते हुए डर लगता है, मुझे पता है सिस्मिक जोन है और मुझे बहुत डर लगता है कि इस तरह की जो है ना चीज़ें, प्रोजेक्ट्स, ये मेरा ख्याल है, लेकिन अगेन ये एक फैसिलिटेशन है, एक बहुत बड़ा मंसूबा। इस हवाले से हम अपने नुमाइंदे से बात करते हैं, वो वहाँ पर मौजूद है। फ़हीम अमीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बताइएगा कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबा जो है ये आपको किस तरह से नज़र आ रहा है, अभी आप कहाँ मौजूद हैं? बिल्कुल फ़र्ज, शुक्रिया। इस वक्त मैं अली टाउन स्टेशन पर मौजूद हूँ और ये मंसूबा काफ़ी अहमियत का हामिल है और ख़ास तौर पर जो अब स्मोक का सीज़न शुरू हो रहा है तो उसके बाद तो इस तरह के मंसूबों की अहमियत जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि ये ऑरेंज लाइन ट्रेन है जो कि बिजली से चलेगी और बिजली से चलने की वजह से जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो बिल्कुल इस ट्रेन से फैलेगी नहीं और बल्कि जो कंट्रोल होगी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो इस ट्रेन का रूट है ये डेरा गुजरा से अली टाउन तक का, ये इंतहाई शदीद ट्रैफिक वाला रूट है, इंतहाई मसरूफ़ रास्ते बीच में आते हैं, जिसमें मार रोड भी आता है, शालम भी आता है, उसके बाद ठोकर न्याज बेग, उसके बाद जीटी रोड भी। तो ये तमाम इंतहाई रश वाले एरियों से अपने मुसाफिरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर आएगी। बताया जा रहा है कि रोज़ाना जो अभी तक एस्टीमेट है कि इब्तदाई तौर पर 2,45,000 से 2,50,000 तक के जो मुसाफिर हैं रोज़ाना इस पर सफ़र करेंगे और एक सफ़र की जदीद सहूलत जो है वो लाहौर के शहरियों को मिलेगी। आपने किसी से पूछा है कि 40 रुपए किराया उन्हें कैसा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, मुनासिब लग रहा है? स्टॉप टू स्टॉप किराया, जिसने छोटे स्टॉप पे जाना होगा उसे तो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, जिसने मतलब बैठना है लाहौर डेरा गुजरा से अली टाउन सफ़र करना है उसको तो बहुत अच्छा लगेगा। उसको तो लगेगा 40 रुपए में मुफ्ती है तकरीबन। जी फ़रा, ये अभी 40 रुपये जो किराया है ये इब्तदाई तौर पर तो रखा गया है। कल जब हमारी इस हवाले से सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट और इसके GM ऑपरेशन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये 40 रुपये किराया जो है अभी तक तो पूरे रूट का है, तो ये अभी पहले 3 से 4 माह में अंदाज़ा लगाया जाएगा कि आया इसका स्टाफ टू स्टाफ किराया कितना होगा या फिर पूरा जो ये फिर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट से ही जान लेते हैं। जाज़ेब खिची साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, आप हमें आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। खिची साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। खिची साहब बताइएगा कि ये मंसूबा अब शुरू होने जा रहा है, तैयारियां कैसी हैं? 25 अक्टूबर को इफ्तिताह हो रहा है, क्या शहरी 25 अक्टूबर यानी इतवार से सफ़र कर सकेंगे या पीर से सफ़र करेंगे? जी, ये इंशाल्लाह 25 अक्टूबर को इसकी एक सेरेमनी है इसकी, उसके अलावा 26 को सुबह 7:30 बजे से ये ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह 26 तारीख से लाहौर के जो हमारे शहरी हैं वो इसके ऊपर सफ़र कर सकेंगे। बिल्कुल सर, 40 रुपये किराए का भी वजाहत कर दीजिएगा कि 40 रुपया किराया जो है ये कब तक लागू रहेगा? ये कोई स्टार्टिंग किराया है या फिर ये कुछ अरसे तक के लिए एग्रीड है कि 6 महीने साल तक ये 40 रुपये ही रहेगा?
इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जो इसकी इब्तदाई फिजिबिलिटी 2012 में बनी थी, उसके ऊपर एक रिकमेंडेशन थी कि अगर 30 रुपये किराया रखा जाएगा तो हमारे 2.5 लाख मुसाफिर इसके ऊपर सफ़र कर सकेंगे। तो अगर ये आज 2020 में देखा जाए तो इसकी कीमत तकरीबन 60 रुपये बनती है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब और पंजाब कैबिनेट ने ये इसकी 40 रुपये मंजूरी दी है। ये हमारी नेक नीति है कि ये मनसूबा कामयाब हो और लाहौर के शहरी इस पर सफ़र करें। दूसरा ये है कि इसको हमने अभी वन गो में किया है कि ये 40 रुपये से इसके पूरे ट्रैक के ऊपर हम मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। तो फिर हमें ये 6 माह में ये अंदाज़ा होगा कि स्टेशन के ऊपर किस तरह से लोगों की मुख्तलिफ ट्रैवलिंग है, तो उसके बाद फिर हम ये एग्जामिन करके फिर हम ये स्टेज वाइज पे लेके जाएंगे। ये जो डिफरेंस है सर, आप कह रहे हैं कि 60 रुपया होना चाहिए और 40 रुपया आप दे रही है, सब्सिडी भी पंजाब हुकूमत जो है वो पे कर रही है। आप तो खिलाफ थे सब्सिडीज पे और बड़ी तनकीद करते थे नून लीग पे कि इन्होंने तो ये सब्सिडाइज मनसूबे बनाए हैं, ये मनसूबे जो हैं ये तो सफ़ेद हाथी हैं। नहीं, वो जो हमारा जो हमारी बात है वो हम उसके ऊपर बिल्कुल कायम है कि ये इस तरह के जो मंसूबे हैं इनके ऊपर ह्यूज सब्सिडीज इन्वॉल्व होती हैं, और हमारा ये जो स्टांस था कि इतना बड़ा पैसा अगर अवाम के दिगर मंसूबों पे लगाया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। इसके ऊपर अगर हम देखा जाए तो 280 रुपये पे अगर टिकट चार्ज हो तो फिर हम इसको विदाउट सब्सिडीज मंसूबे को चला सकते हैं। ये जो अब हम 40 रुपये दे रहे हैं इसके ऊपर भी हुकूमत पंजाब ये इसके ऊपर 200 और 20-30 रुपये की सब्सिडी दे रही है फी मुसाफिर। कब तक ये सब्सिडी जो है ये दी जा सकेगी आपके ख्याल में? कब तक ये फीजिबल इस तरह से रहेगा पंजाब हुकूमत के लिए कि ये तो देखें जी, हम तो दुआगो हैं कि ये मनसूबा कामयाब हो, लोग इस पर सफ़र करें, और हम इसके ऊपर अब हमारा जो दूसरा टास्क है कि हम इसकी सब्सिडी को कंट्रोल करें, सब्सिडी को रिड्यूस करें, उसके लिए हम मेजर्स इंशाल्लाह उठाएंगे। जी ठीक है। जाज़िब खिची साहब ये बता दीजिएगा टोटल ट्रेनें कितनी हैं वो ज़रा बता दीजिए। साथ ये है कि टेस्ट रन हम देख रहे थे, जब हम भी ट्रैवल कर रहे थे तो देखते थे कि टेस्ट रन था, ट्रेन ऊपर चल रही होती थी, और BRT एक हमारे सामने मंसूबा आया जिसके बाद लोग ये सवाल करते रहे कि अब लाहौर में हम ये ट्रेन शुरू करने जा रहे हैं, क्या तमाम जो काम है, तमाम इकदाम कर लिए गए हैं, इंतजामात पूरे हैं, खुदा न खास्ता तमाम चीज़ों को चेक कर लिया गया, हमें BRT बंद करनी पड़ी थी वहाँ पर? यहाँ पर यह है कि हमने इसकी 6 महीने पहले टेस्ट ड्राइव की है, और ये बड़ा टेक्निकल सा मंसूबा है। इसके ऊपर चाइनीज़ काम कर रहे हैं हमारे भाई। बेसिकली ये CPEC का मंसूबा है। ये सारा जो स्टाफ है ये वहाँ से हमारे लोगों को ट्रेन कर रहा है, और वो ट्रेन करके और फिर ग्रेजुअली ये सारे हमारे पाकिस्तानी भाई इसके ऊपर काम करेंगे। तो इस वक्त मैं ये तो आपको इंशाल्लाह ये क्योंकि मशीनरी है इसके बारे में बस ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि ये कामयाबी से ये सफ़र रवाना हुआ होगा। ठीक है। जाज़िब साहब ये बता दीजिएगा लाहौर के अवाम को कितना फ़ायदा होगा इस मंसूबे से? ये देखिए, ये मैं सबसे पहले इसको फ़ायदा तो ये है कि स्मॉग के हवाले से जो हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इस ट्रैक के नीचे हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी वो हम ग्रेजुअली ख़त्म करेंगे, और लोगों को हम यही कोशिश करेंगे कि लोग जो हैं वो इसके ऊपर सफ़र करें। और मेरी तो पूरे शहरियों से आपके तवज्जो से अपील है कि इसको कामयाब करें इसके ऊपर। ठीक है सर, ये भी बता दीजिएगा, जैसे मैंने जिक्र किया शुरू में, बहुत हैवी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बनाए गए हैं, वो कितने मजबूत हैं? इसलिए कि अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन पाकिस्तान सिस्मिक जोन में भी वाक़ है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखा गया है, या फिर आपको खुदा न खासा कोई वाक़या कोई बात हो तो आप जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर डाल देंगे कि ये तो उन्होंने बनाया था, उन्होंने किया था? मैं तो आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये कितना बड़ा मंसूबा अब इसकी इनॉग्रेशन हो रही है, हमें एक इसके ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और अल्लाह से बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए, और हम पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये स्ट्रक्चर भी कायम रहेंगे और इंशाल्लाह ये ट्रेन रवाना दवा जाए। बिल्कुल जाज़िब खिची साहब बहुत शुक्रिया, गुड लक के इफ्तिताह होने जा रहे हैं। और लाहौरियों स्मॉग का जो मसला है उसमें हमें इस्तेमाल भी करना चाहिए। हमजा, हमने कोई स्टेटस सिंबल भी बनाया हुआ है कि अगर हमारे पास अवेलेबल भी हो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो हम अपनी गाड़ी पे जाना जो है वो ज़्यादा एक स्टेटस की अलामत समझते हैं। आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसी पूरी दुनिया में ऐसा होता है, लोग साइकिल्स पे आते हैं, स्टेशन पे खड़ा करते हैं और फिर इन जो ऐसी ट्रांसपोर्ट्स होती हैं उन पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये जो है इसको शायद अपने शान शान नहीं समझा जाता जिन लोगों के पास बाइक्स या गाड़ियाँ मौजूद हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा, अब एक ऐसे मामले की तरफ चलेंगे जो हम सबके दिल के बहुत करीब है, और बात कुछ इस तरह से है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से ऐसे तालिब इल्म जो कि पंजाब में तालीम हासिल कर रहे थे और उनके लिए उनको सब्सिडी, जिसे स्कॉलरशिप का नाम दिया गया, दी जा रही थी, वो विड्रॉ की गई। और उसके ऊपर एहतजाज जो है फिर उन बलोच तलबा ने किया जिन्होंने मार्च किया मुल्तान से लाहौर तक पैदल,
और बड़ा उनकी जो है ना दर्दनाक कहानी है उस मार्च की कि उनके आबला पा हो गए और फिर वो वो नहीं चलते चलते थक के पूछा हमसे पाँव के छालों ने बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। सो उनके वाकई पाँव में छाले पड़ गए हमजा और वो वहाँ पर 12 रोज सफ़र किए, 12 दिन उन्होंने जो है ट्रैवल किया। ये इशू क्या है, ये मामला क्या है? और मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अपनी यूनिवर्सिटी में। बच्चे बलूचिस्तान से स्टूडेंट्स आते थे, वहाँ पर पढ़ते थे, हॉस्टल फ़ी जो थी उनको माफ़ होती थी, उनको एडमिशन्स दिए जाते थे, उनका कोटा होता था। बहुत सारे इस तरीके से स्टूडेंट्स पढ़े। मेरी अपनी क्लास में एक बलोच स्टूडेंट थे, मैं वो इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि फ़ायदा कितना हुआ। वो पढ़े और इस वक्त वो एक पाकिस्तान के फेडरल इदारे में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। मेरे क्लास फेलो थे और वो इस वक्त खिदमत कर रहे हैं और उनकी यहाँ पर भी टॉप 5 में पोजीशन थी हमारी क्लास के अंदर। तो अब इसको ख़त्म कर देना ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में हम सब जानते हैं वैसे तालीमी इदारे मौजूद नहीं हैं। जब पंजाब ये कर रहा था ये तो बात अपनी जगह सही है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने है उसमें ये बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब ने जब वो वज़ीर आला थे तो उन्होंने एक वर्बल इसका हुक्म जारी किया था, ना इसके लिए बजट एलोकेट किया था, ना इसके लिए कोई अलग से फंड्स प्रोवाइड किए गए थे। यूनिवर्सिटीज़ खुद कर रही थी और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अब उनके बड़ा बुरा हाल है। हुकूमत ने उन्हें कह दिया कि वो खुद से अपने फंड्स जनरेट करें, तो वो उसमें भी कामयाब नहीं है इतने पेशेवर। हमने यूईटी का भी सुना था कि वो भी दिवालिया होने के करीब थी और फिर उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो इस तरह के मामलात में क्या यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी मुमकिन है इस तरह के सपोर्ट प्रोग्राम को जारी रखना? ये दोनों एंगल्स है ना स्टोरी। उनके पास फंड्स हैं या नहीं। और तो एक और चीज़ है, जैसे हम ये दिखा भी रहे हैं कि अभी चेरिंग क्रॉस पर ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। मरियम नवाज़ पहुंची हैं एहतजाज में, आप देख भी सकते हैं मरियम नवाज़ इस एहतजाज में हिस्सा बनी है, उनके मुतालबात को सुन रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी हम वाजे करते चलें कि शहबाज शरीफ साहब ने भी वर्बल कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने भी फंड नहीं दिया था। सो लियाकत शाहवानी हमारे साथ हैं, सबसे पहले तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम शाहवानी साहब। बलूचिस्तान के से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे तलबा इसलिए पंजाब में तालीम हासिल करने पे मजबूर हैं कि बकौल उनके ना तो वहाँ पर वो उन्हें सहूलियात में असर है, ना वहाँ पर वो तालीम उन्हें मिल पाती है जिसके लिए उन्हें फिर पंजाब या और इलाकों में सफ़र करना पड़ता है। तो बलूचिस्तान हुकूमत को अपने नौजवान के ऊपर, ये लोगों के ऊपर इन्वेस्ट तो करना चाहिए ना, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर होने चाहिए। जी बिल्कुल होने चाहिए और मौजूदा बलूचिस्तान गवर्नमेंट टॉप प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन है। इस साल जो है एजुकेशन के बजट को हमने 13% बढ़ाया है और स्कॉलरशिप्स के मद में बलूचिस्तान में 50 करोड़ रुपया एलोकेट किया जाता था पास में, उसे 2 अरब तक बढ़ा दिया गया है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का जो ग्रांट इन एड है बलूचिस्तान गवर्नमेंट देती थी वो भी 50 करोड़ था, उसको 4 अरब तक बढ़ाया गया है और 434 नई स्कूलें हमें कंस्ट्रक्ट करने थे 2019-20 बजट में, लेकिन कोविड की वजह से कुछ पे काम प्रॉपर नहीं हो सका, लॉकडाउन की वजह से रुक गया। काफ़ी सारे प्राइमरी स्कूल हम मिडल में और मिडल जो है हाई स्कूल में अपग्रेड कर रहे हैं, तमाम गर्ल्स कॉलेजेस को बसेस भी हमने फराम किए। लेकिन पंजाब के मुकाबले में बलूचिस्तान का जो बजट है वो बहुत कम है और इस छोटे बजट में बलूचिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स को प्रॉपर एजुकेशन यकीनन हम नहीं दे सकते जब तक हमारे वसाइल नहीं बढ़ते। पास्ट में भी 2013 में पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पंजाब के जो आला तालीमी इदारे हैं वहाँ पर स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक वेन्यू, एक रास्ता खुला पंजाब में और उनको स्कॉलरशिप पंजाब गवर्नमेंट देती रही। लेकिन अब जाके HEC का जो फंड है गवर्नमेंट ने कम कर दिया है और उन्होंने आगे जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं खासूसन बागल ज़करिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने मजीद स्कॉलरशिप देने से इनकार कर दिया। तो जब हमारे स्टूडेंट्स ने एहतजाज शुरू किया, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने नोटिस लिया, वन लाइनर मुझे कहने दें। जी प्लीज। वन लाइनर। तो जब हमारे स्टूडेंट्स को उन्होंने फ्यूचर में मजीद इंटरटेन करने से माजरत किया तो फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे अपने खजाने से 2 करोड़ रुपए अपने स्टूडेंट्स के लिए हमने रिलीज किए। और फर्दर ये क्लियर कर दीजिए सर, ये क्लियर कर दीजिए, यही सवाल आपके साथ सर, ये क्लियर कर दीजिए, ये 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, रिलीज अब तक कर दिए गए हैं या नहीं किए गए? अगर रिलीज किए गए होते तो ये स्टूडेंट एहतजाज क्यों कर रहे हैं? मतलब ये तो फिर आपके सामने ये लोग जो बैठे हुए हैं आप उन्हें बुला सकते हैं, कह सकते हैं जो इस चीज़ पे परेशान है कि हमारा सेमेस्टर, हम तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़े, आखिरी सेमेस्टर है, 6-8 भाई हैं, नई तालीम अफोर्ड कर सकते, उनको आप अब तक मिल जाने चाहिए थे, ये एहतजाज तो होना ही नहीं चाहिए था। फिर ये नोटिफिकेशन कोई हफ्ता 10 दिन कबल ही
हुआ और पैसे जो है वो रिलीज करके बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की जो अकाउंट है उसमें मुंतकिल कर दिया गया है। मैंने इस इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को इस पे अपडेट भी किया था और जो नोटिफिकेशन की कॉपी है मैंने ट्विटर पे वो उसी वक्त लगा दिया और हमारे वो स्टूडेंट्स जो लॉन्ग मार्च कर रहे थे मैंने उनको कॉल किया, उस वक्त वो चीचावतनी पहुंचे हुए थे, उनको मैंने ये खुशखबरी भी सुनाया और उनसे मैंने गुजारिश की कि अपना एहतजाज जब वो कॉल ऑफ करके वापस चले जाएं, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं, डीजी खान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी कुछ इश्यूज हैं, उनके लिए हम मजीद आगे बढ़ रहे हैं और उसको भी हमने हल करना है। तो मैंने कहा कि डीजी खान के स्टूडेंट्स यकीनन हमारे भाई हैं, उनके मसाइल हल होने चाहिए, लेकिन वो दैट परटेन्स टू पंजाब गवर्नमेंट नॉट टू बलूचिस्तान गवर्नमेंट। और मजीद अब वो ये कह रहे हैं कि दीगर जो तालीमी इदारे हैं वहां पे भी बेचैनी के शिकार है, मुस्तकबिल में जो उनकी स्कॉलरशिप है वहां पर भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा, लिहाजा अपने फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए वो लॉन्ग मार्च कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो मैंने ये गुजारिश किया कि अभी जब 2 करोड़ रिलीज किए आपका सेमेस्टर बच गया, ये जो 2 करोड़ रुपए मुख्तस ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट वन टाइम हमने किया है ताकि ये वन टाइम हमने किया है कि उनका जो तालीमी साल है 2020 वो महफूज रह सके और साथ ही हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ उनके इतराज़ात जायज़ है ना सर? साथ साथ जो है देखिए अब पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमने इशू टेकअप किया है, साल हमने उनका बचा लिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनका साल जाया नहीं हो रहा। 2 करोड़। ठीक है शावानी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वाइस चेयरमैन बलोच काउंसिल पंजाब यूनिवर्सिटी जो है जैन खोसा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जैन, आप ये बताइएगा, आपको लियाकत शावानी साहब भी सुन रहे हैं, आपने उनको सुना, उन्होंने जो कहा आप चीचावतनी अभी पहुंचे थे तो उन्होंने आपको ये खुशखबरी दी 2 करोड़ रुपया जो है वो बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जा चुका है। आपके मसाइल हैं क्या उनमें से कुछ हल हुए जैसे शावानी साहब कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ करंट इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन ये मसला आने वाले ईयर्स के लिए, ताकि 2022-23 सेशन के जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे। डॉक्टर शावानी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने फंड रिलीज किए, लेकिन वो तो सिर्फ एक सेशन के लिए, तो आने वाले सालों में स्टूडेंट्स वो कहाँ जाएंगे? वो फिर दोबारा क्या नाम है लॉन्ग मार्च करें लाहौर की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, क्या वो फिर दोबारा 40 दिन कैंप में बैठे इस चीज के लिए? ठीक है जैन, आपका मुतालबा किससे है? क्या आप पंजाब में, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में आप हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप्स मिला करते थे इस हवाले से, अब आप बलूचिस्तान हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो आपकी सरपरस्ती करें या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से? बिल्कुल बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमारी सरपरस्ती कर नहीं रही है, इसलिए तो हम लोग लाहौर सड़कों में घूम रहे हैं, पंजाब के मुल्कान से लाहौर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, लाहौर के बाद इस्लामाबाद तैयारी, अगर हमें मुतालबा हमारे नहीं माने गए। जी ठीक है, ये भी क्लियर कर दीजिएगा जैन, पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये मसला हल कर दिया क्या? अब ये सिर्फ उसमें बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं जी, पंजाब यूनिवर्सिटी का मसला अभी तक चल रहा है। पहले 70 सीटें थी, सिर्फ 7 सीटें इंक्रीज की, अभी 77 कर दी हैं, लेकिन हमारी असल सीटें 103 थी जो 2012 में शहबाज शरीफ की तरफ से दी गई थी बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी कहाँ तक पहुंची है आपकी बातचीत? किसी ने आके, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने या यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे ने आपसे बातचीत की है? कोई उसमें कोई यकीन दिलानी कराई है या अभी तक आप सिर्फ एहतजाज को जारी रखे हुए? एहतजाज जारी है, किसी ने रब्ता नहीं किया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ना पंजाब गवर्नर की तरफ से। अभी भी मरीम नवाज साहिबा मतलब बैठी हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इस हवाले से कैंप में। ठीक है लियाकत शाहवानी साहब, आपने रब्ता किया पंजाब गवर्नमेंट के साथ? अगर ये कुछ ऐसा मामला है जिस पे आप समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट से बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तो ऑटोनमस हैं, वो तो खुद से अपने फैसले करती हैं और मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत भी उनके जो है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करती, क्योंकि हुकूमत तो खुद कहती है कि आप तो अपने फंड्स खुद जनरेट करें, आप अपने अखराजात जो है वो खुद उठाएं। पंजाब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के मामले में इंटरफेयर भी कर सकती है, उनके लिए ग्रांट एंड एड जो है उसमें इजाफा भी कर सकती है। ये बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का राइट है, उनका हक है, न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क के जितने भी अच्छे तालीमी इदारे हैं उनको स्कॉलरशिप की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। बलूचिस्तान तालीम और तरक्की के दौड़ में बहुत पीछे रह गया है और ये फेडरल गवर्नमेंट का, दीगर सूबों का, सबका इखलाकी तौर पर भी जिम्मेदारी है। हम एक मुल्क है, एक दूसरे को हमें सपोर्ट करना चाहिए। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत कम है। हमारे अपने जो टैक्स रेवेन्यू है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के वो
बहुत कम है और फेडरल गवर्नमेंट हमारे एनएफसी और ग्रांट एड्स कुछ उसमें हमें जो फाइनेंस किया जाता है उसमें हार्डली 100 बिलियन रुपीस अभी जाके साहब ने आपके नोटिस में होगा चीफ जस्टिस साहब ने का एक रिमार्क सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जितने पैसे बलूचिस्तान में गए हैं उससे तो यहाँ पे 5 स्टार स्कूल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनने चाहिए थे, पैसे गए कहाँ हैं? सो ये एक एतराज जो है ये तो आला अदालत की तरफ से भी उठाया गया। और इसके साथ शबानी साहब ये ऐड कर लीजिएगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान हुकूमत ही कुछ पैसे हर साल के लिए मुख्तस कर दे कि वो बच्चे जो सिंध में जाके पंजाब में जाके या केपी में जाके पढ़ रहे होंगे तो उनकी जो है सरपरस्ती की जाए, उनको स्कॉलरशिप दी जाए? क्या ये हो नहीं सकता? फैसला वज़ीर आला बलूचिस्तान नहीं कर सकते? देखिए, पैसे तो अपनी जगह, हमारी जान भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए हाजिर है, लेकिन पैसे हो तब। अब मैंने जैसे गुजारिश किया कि 2 सालों में हमने जो बलूचिस्तान में स्टूडेंट स्कॉलरशिप है उसके लिए 50 करोड़ से 2 अरब रुपए तक हमने इजाफा किया। यूनिवर्सिटी की ग्रांट इन एड में 50 करोड़ से 4 अरब तक हमने इजाफा किया। रिसेंटली जितनी बच्चियां तालीमी इदारों में पढ़ते हैं पर मंथ 500 रुपए उनको स्कॉलरशिप के एड में मंथली देने का जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया है। देखिए, हमारे जो वसाइल हैं मैक्सिमम हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोगों की अमानत है, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए जो तालीमी इदारे जो स्टैब्लिश हो चुके हैं, देखिए बलूचिस्तान में कोई बड़े तालीमी इदारे, क्वालिटी एजुकेशन के इदारे यहाँ स्टैब्लिश नहीं हो सके। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। उसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी पास्ट में जिम्मेदारी बनता है कि अप्रैल 2010 से कबल ये फेडरल सब्जेक्ट हुआ करता था एजुकेशन, बलूचिस्तान पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। उसके बाद शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। चलेंगे शाहिद चौधरी की जानिब। ये जो बलोच स्टूडेंट्स हैं इन्होंने धरना दिया हुआ है, शाहिद से जानेंगे कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। मरियम नवाज साहिबा भी वहाँ पर पहुँची थी। जी शाहिद, बताइए स्टूडेंट्स क्या मुतालबात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बलोच स्टूडेंट्स हैं उनकी जानिब से ये धरना जारी था, जिसमें मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जो उनकी रहनुमा है मरियम नवाज, वो आपसे कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंची, उनके साथ इजहार यकजहती किया, उनके मुतालबात जो हैं वो सुने हैं। यहाँ पर बलोच तलबा की जानिब से बताया गया है कि उनके स्कॉलरशिप थे जो कि हर साल इनको मिलते हैं। 2013 से जो है मुस्लिम लीग नून की जब से हुकूमत थी उस वक्त से इनको जो स्कॉलरशिप जो है वो दिए जाते थे, लेकिन इस मरतबा जो स्कॉलरशिप जो है इन स्टूडेंट्स के मुताबिक वो खत्म कर दिए गए हैं। उनके जो अखराजात हैं वो बढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो कोटा सिस्टम होता था उसमें भी कमी लाई गई है। इनका ये मुतालबा है कि इनके स्कॉलरशिप जो है उनको बहाल किया जाए और पाकिस्तान और खासकर पंजाब की मरियम नवाज साहिबा ने वहाँ पे क्या कहा? मरियम नवाज साहिबा ने कहा जी फरा, मरियम नवाज ने कहा है कि इस मौजूदा हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए। इस हवाले पे थोड़ी सी उनका कह रहा है कि शर्म जो है वो होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे हैं। उनको चाहिए हुकूमत को कि इस पे एक्शन लेती, इनका कोई नुमाइंदा इनके पास आता, इनकी बात से लेकर अभी तक हुकूमत की जानिब से उनका कहना है। जी ठीक है शाहिद, ये बता दीजिएगा कि मरियम नवाज साहिबा का आना महज सियासी स्टंट समझा जाए या फिर उन्होंने इनको कहा कि मैं कोयटा जा रही हूँ, मैं उस हुकूमत से बात करूंगी, मैं जलसे के अंदर इस इशू को उठाऊंगी कि आप लोगों के जो मसाइल हैं हल होने चाहिए? जी बिल्कुल, मरियम नवाज ने यहाँ पर उनको यकीन दहानी करवाई है कि आपका जो मसला है कोयटा के जलसे के अंदर भी इस पर बात करूंगी और वहाँ पर जो जाकर ये बताया जाएगा कि इनको क्या मसाइल। और मैं लाहौर में बलोच स्टूडेंट्स के साथ मिली थी, उनका मसला, उनकी आवाज जो है वो सामने रखी है ताकि इनके मसाइल जो है वो हल किए जाए। यहाँ पर बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यह है कि मरियम नवाज को ये मसला उठाने की जरूरत क्यों पेश आए? अगर तलबा जो है वो रोड्स पर हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं तो हुकूमत भी देख रही है, बलूचिस्तान हुकूमत भी देख रही है, इसमें इनिशिएटिव तो खुद ही लेना चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन का ये काम होता है जहां पर आप अपने मामलात को उठा रहे हैं, आपने जो अवामी मसाइल हैं उनकी निशानदही करनी और हम उम्मीद करते हैं जब ऑपोजिशन वही बात होगी जो आप कर रहे हैं कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए शायद किया जा रहा है। एक और चीज़ जो है, जब बात की जाती है बलूचिस्तान में नफरत फैलाने की तो वहाँ पर कहा जाता है कि बाकी सूबे जो है वो हक मारते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव जो कि पंजाब की तरफ से किया गया था, जिसमें कहा गया, जब ये था ना कि पंजाब बड़े भाई का, मुझे याद है वो किताब जिसमें शबाज शरीफ ने कहा था कि पंजाब बड़ा
भाई बनेगा और वो ये सारे जो है कैटर करेगा इन बच्चों को। तो ये भी प्रोजेक्ट होनी चाहिए ना, ये बातें कि बलूचिस्तान से वो लोग जो पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे हैं उनको लाया जाता है, वो आते हैं यहाँ पर, उन्हें इस तरह के स्कॉलरशिप्स मिलने का सिलसिला भी जारी है। और बिल्कुल तमाम सूबों को इस पर काम करना चाहिए, वफाकी हुकूमत को भी इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक ब्रेक की जानिब चलें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और हम सबको मालूम है कि मुल्क में इस वक्त आटे का शदीद बहरान है। हम सबको मालूम है हम सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जो कि ग़िज़ाई तौर पे जिसे खुद कफ़ील होना चाहिए, लेकिन एंड पे जो हमारा ग्रोअर है, जो हमारा किसान है, वो रुल जाता है। उसको ना तो उसमें कोई इंसेंटिव मिलता है, ना उसकी कीमत ही पूरी होती है कि वो फसल लगाई, जिसकी वजह से वो फिर हमारा किसान फसल भी नहीं 1400 में दे रहा है और आवाम को 2800 में पड़ रहा है। ये देखें, ये एक बुनियादी चीज़ है कि जो लोगों को भी समझने की ज़रूरत है और हुकूमत को पता नहीं कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो मिसगाइड कर देती हैं। हाँ, और वो कौन लोग हैं जो कि इस तरह की रिपोर्ट्स हैं हुकूमत के सामने पेश करते हैं। ये यकीनी तौर पर एक सवाल है। जब गद्दार और वफादार का तयन होगा तो मेरा ख्याल है कि क्राइटेरिया है वो या ये होने चाहिए। अच्छा जी, आगे चलें अब। हाँ, आगे चलें। और इसी से जुड़ी हुई एक बात है, इसे कहते तो ग़िज़ाई किल्लत है, और जिसके हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है, जो नेशनल सर्वे सामने आया है, वो बहुत अलार्मिंग है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे है 2018-19 की ये रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक सबसे पहले तो यह है फरा कि 49 साल उम्र तक की 42% खातीन है जिनमें मामूली जो है खून की कमी है, उसका वो शिकार है और उनको इस बात का इल्म भी नहीं है। सबसे खतरे की बात यह है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इतना खतरनाक है कि इसकी वजह से ख़वातीन में ज़चगी समेत बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। और ज़चगी में अम्मात की बड़ी वजूहात में ये फौलाद की कमी है खून में, और जो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पाई जाती है, जिसके बारे में ये नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे बात कर रहा है। स्टंटिंग की बात कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं उनका कद जो है वो नहीं बढ़ सकता, उनकी ज़हनी सलाहियतें नहीं प्रॉपर इस तरह से परवान चढ़ सकती। 5 साल से कम उम्र के 40% जो बच्चे हैं उनका कद उम्र के मुताबिक नहीं है, यानी कि हर 10 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका कद उसके मुताबिक नहीं है। और फिर कद के मुताबिक 17.7% जो है बच्चे हैं जिनका वजन नहीं है। और 52% बच्चे जो है विटामिन ए की कमी का शिकार हैं। इसकी वजह से बिनाई के मसले हो सकते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। और 62% बच्चे जो विटामिन डी का भी कमी का शिकार हैं। यानी एक सिर्फ बुनियादी ये नहीं है कि बड़ी ग़िज़ाइयत की कमी है, माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी भी कमी है। और ये एक ऐसे मुल्क में है जिसमें कि ज़राअत है, जिसमें लोग जो हैं वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से चीज़ें जो हैं उनको लुक आफ्टर करते हैं। तो ये फरा इसमें एक अहम चीज़ ये है कि हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ देहाती इलाकों में होता है, ये गरीब ख़ानदान हैं उनको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर हम देखें तो शहरी इलाकों में 34.8% बच्चे हैं जो इस मसले का शिकार होते हैं, और देही इलाकों में शरह ज़्यादा है, 43.2% बच्चे हैं जो इन मसाइल का शिकार होते हैं। इसका जिम्मेदार कोई और होने के साथ साथ हम खुद भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कि इसमें 1,15,000 घराने जो हैं वो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे का हिस्सा रहे, और मुल्क भर में ये जो है इन्होंने सैंपल्स अपने पिक किए। और जो मैं जिस चीज़ पे बात करना चाह रही हूँ ना, 5 साल से कम उम्र हर 10 बच्चे में से 4 बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। और सिर्फ पैदाइश के पहले 6 माह में सिर्फ 48.4% बच्चों को माएँ खुद दूध पिलाती हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है कि हमारा मज़हब जो है वो हमें 2.5 साल दूध पिलाने की तालीम जो है देता है, तरगीब देता है, बल्कि उसके बारे में हुक्म जो है वो मौजूद है कि पिलाया जाए। उसमें ऑप्शन नहीं है कि आप पिला लें या ना पिला। हत्ता कि अगर खुदा न खास्ता अलहदगी हो जाए तो भी शौहर बाउंड है कि वो उस औरत को कीमत अदा करेगा कि वो उस बच्चे को दूध पिलाए उस अरसे तक जो कि अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकर्रर किया। अगर 48.4% बच्चों को माँ का दूध ही मैसर नहीं आ रहा तो फिर बाकी ग़िज़ाइयत और बाकी चीज़ें जो हैं वो उन्हें कहाँ से। और हमने ये माँ का दूध पिलाने वाली बात जब हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, वो भी डॉक्टर साहिबान ने हमें बताया था कि उसमें भी जो है खातीन को फ़ायदा ही होता है। फरा सर्वे में ये भी सामने आया कि 5 साल से कम उम्र 54% बच्चे खून, 52% बच्चे विटामिन ए, जबकि 62% बच्चे विटामिन डी की कमी का भी शिकार। और यही रेशो जो है ये शहरों और देहातों में भी रहा। शहरी इलाकों में 34.8% और देही इलाकों में 43.2% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। देही इलाकों में ज़्यादा हैं। अब अगर सोचा जाए तो देही इलाकों में
अभी हम किसान से बात करके हटे हैं, वहाँ पे तो सब्जियां भी उग रही होती हैं, वहाँ पर तो हर फज़ा भी बेहतर है, मौजूद होती है। तो फिर वहाँ पर इस ग़िज़ाई किल्लत का होना जो है वो समझ में नहीं आता कि अगर आपको बहुत खुद ही से आप ग्रोअर हैं या वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं, तो क्या अदम मुसावात है, क्या गुर्बत बहुत ज़्यादा है, क्या हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमने क्या खाना है, या हमें अंदाज़ा नहीं है कि उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है, या सोशो इकनॉमिक कंडीशंस हमारी जो हैं वो इस तरह की हैं कि जिसकी वजह से हम जो अल्लाह ताला की दी हुई बहुत सारी नेमतें उनसे इस्तिफादा नहीं कर सकते। और ये एक बात होती है फूड सिक्योरिटी की, एक बात होती है हेल्थ सिक्योरिटी की। आजकल हाइब्रिड वॉरफेयर का हम जिक्र करते हैं और हम समझते हैं उसमें सिर्फ ये गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना ही हाइब्रिड वॉरफेयर ये भी है कि आपको मौशी तौर पे कमज़ोर किया जाए। हाइब्रिड वॉरफेयर ये भी है कि आपको ग़िज़ाई तौर पे जो है वो क्रिपल कर दिया जाए, मोहताज कर दिया जाए। हाइब्रिड वॉरफेयर ये भी है कि कौम को मफलूज कर दिया जाए, अपाहज कर दिया जाए, पोलियो जैसे मर्ज़ का शिकार रहने दिया जाए, गुर्बत और बीमारी इस दर्जे वहाँ फैला दी जाए, लोगों को, बच्चों को सिगरेट पीने पे लगा दिया जाए। ये सारी हेल्थ सिक्योरिटी में आता है। और ये सबसे पहले जो अपाहज किया जाता है, इसमें हमारा दिमाग अपाहज किया जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमारा दिमाग अपाहज करना है ताकि बाकी चीज़ें वो हम खुद करते चले जाएंगे और हम उनके जो है ना आलाकार खुद बनेंगे हाइब्रिड में। ये और दूसरा, ये जो रिपोर्ट है डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जब पेश की है तो उन्होंने ये भी बताया कि सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत में इजाफा हुआ है और इजाफा ये बढ़ता चला जा रहा है। और फिर ये भी फ़र्क आ जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बेहतरीन रिपोर्ट है। आपको वज़ीर आज़म की पहली तकरीर याद है, जब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने कुछ तस्वीरें हम सामने रखी थी कि ये वो बच्चा है जिसकी नशोनुमा ठीक होती है, जिसको ग़िज़ाई किल्लत का सामना। हमने कहा अब आइडेंटिफाई हो गया मसला और अब मसला जो है वो हल होगा। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसने हमें बताया है कि मसला तो वहीं का वहीं है। हम इस पर सेमिनार भी कर रहे हैं, हम इसको हाईलाइट भी कर रहे हैं, पॉइंट आउट भी कर रहे हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। एक और मसला होता है इससे जुड़ा हुआ जो कि वेस्टिंग। इसका एक जो है वो ये भी है कि 10 बच्चों में से जो कि 5 साल के हैं उनमें से 2 वेस्टिंग का शिकार। वेस्टिंग पता है क्या है कि उनका कोई ना कोई अज़ा, कोई ना कोई चीज़ मफलूज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यानी ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ये ग़िज़ाई किल्लत की वजह से होती हैं। और हमारा मुल्क उन अंदाज़ा करें जिस मुल्क के 40% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हों, उस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा? कल को ये नस्ल जब जवान होगी तो हमारे 40% लोग तो वो होंगे जो कि भरपूर जिस्मानी और ज़हनी इस्तेदाद नहीं रखते। अंदाज़ा करें कि हमारे जब स्पोर्ट्समैन मैदान में उतरेंगे तो किस क्वालिटी के होंगे, और हमारे जब साइंसदान इन्वेंशंस पे आएंगे तो उनका जहन और उनका सोच और उनका मयार जो है वो क्या होगा। और फ़र्क 13% बच्चे जो हैं 2 से 5 साल के वो माजूरी का शिकार हो जाते हैं। जैसे आप बता रही हैं 13% हमारे बच्चे माजूरी का शिकार हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी ग़िज़ाई किल्लत की वजह से। तो ऐसा भी नहीं है कुछ। अब ये भी आया कि जी 5% हमारे ऐसे बच्चे हैं 2 साल से 5 साल तक के जो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ये भी समझना कि जी कि हमारा बच्चा मोटा है तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त ठीक है और इसको ग़िज़ाई किल्लत का सामना नहीं है, ये भी दुरुस्त नहीं है। और पर सवाल यही है कि माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि हम तो बच्चे को चीज़ें दे भी। अब शहरों के अंदर इतनी बड़ी मैसेजेस जो है ना वो 2-3 हैं जो कि ये है। नंबर 1 तो सेहतमंद माँ सेहतमंद कौम, माँओं के अंदर खून की कमी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 माँओं को बच्चों को ना दूध पिलाना चाहिए। ये जो 48% बच्चे हैं जो महरूम रहते हैं ये जुल्म है उन बच्चों के साथ भी। लेकिन इस हवाले से मज़ीद हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर बसीर अचकज़ई हमारे साथ हैं, डायरेक्टर न्यूट्रिशन प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज से ताल्लुक़ है। डॉक्टर बसीर साहब फरमाइएगा ये कितना ये नेशनल हेल्थ सर्वे जो है इसको कहाँ पे, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्वे, इसकी रिपोर्ट को क्या कहेंगे? उम्मीद अफजा है, अच्छी है, बुरी है, क्या रेट करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद अफजा तो हर हाल में ये है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जिसमें हमने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। मिसाल के तौर पे जो सबसे अहम और जो सबसे लाजमी चीज़ हैं वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों का, कि इब्तदाई 6 महीनों तक माएँ अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाएं और कुछ न पिलाएं। तो इसमें 2011 से आज तक 2018 के इस सर्वे तक 10% बेहतरी आई है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज हैं, विटामिन और मिनरल्स की, या जो बच्चों में कोताह करती है, स्टंटिंग है, या जो वेस्टिंग है, जो ये वो एरियाज हैं माओं में जो आयरन की कमी है, नौजवान बच्चियों में आयरन की कमी है। ये एक शदीद तकाजा करती है कि हम जल्द अज जल्द
कुछ ना कुछ इकदाम कर लें ताकि इनको इन जो तमाम इंडिकेटर्स हैं इनको हम बेहतर कर सकें। अक्सर आपको पाकिस्तान का घराने सुन रहे हैं, गाइडलाइंस दीजिएगा कि व्हाट टू डू, वो खुद से क्या कर सकते हैं कि उनके ख़ानदान में, उनके बच्चों में, उनकी औरतों में या उन्हें खुद ग़िज़ाई किल्लत और इस तरह के मामलात ना हों, उसके लिए क्या किया जाना ज़रूरी है? कैसे शऊर बेदार किया जाए? सबसे अहम बात कि हम अपने नौजवान बच्चियों पे फोकस कर लें, क्योंकि हमारी जो नौजवान बच्चियां हैं 15 साल से लेकर के 22 साल तक, ये जो उम्र है, इस उम्र में आप एक माँ को तैयार कर रही हो जिससे कल फ्यूचर की माँ बनना है, तो इनकी खुराक का बेहतरीन ग़िज़ायत से भरपूर होना चाहिए, या कम से कम वो चीज़ें जो बच्चे की सेहत के लिए माँ के पेट में लाजमी है, जिसमें आयरन हुआ, फोलिक एसिड हुआ और इसमें विटामिन में, तो कम से कम हमारी नौजवान बच्चियां जो हैं उनको इग्नोर न किया जाए बाकी बच्चों के मुकाबले में कि उनको सही खाना आप देंगे। और उसके बाद जो प्रेग्नेंट हमारी माएँ बहनें हैं, तो उस वक्त जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उस वक्त बहुत लाजमी है कि उस माँ का खुराक बैलेंस होना चाहिए ताकि उस बच्चे की जुआ पे जिस्मानी और साथ साथ में सबसे बेहतर जो आला वो है उसकी ज़हनी नशोनुमा। मिसाल के तौर पर जो स्टंटिंग की बात हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है और उस पर हमें ऑर्डर पास किए कि इस पर जल्द से जल्द एक एक्शन प्लान बना लें जो अब ऑलमोस्ट हमारे आखिरी मराहल में है। तो उसमें होता ये है कि बच्चे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से उनकी ज़हनी नशोनुमा नहीं हो पाती है। जब ज़हनी नशोनुमा में कमी आती है तो वो बच्चा न कोई अच्छा एंकर बन सकता है, न अच्छा डॉक्टर बन सकता है, न अच्छा इकोनॉमिस्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि ज़हन की जो IQ लेवल है वो 8 से 14 दर्जे कम होता है। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि वो एक अच्छा कारकुन भी नहीं हो सकता कि जो मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर सकें। जो ग़िज़ाई किल्लत शिकार के बच्चे बड़े हो जाते हैं, चाहे ख़वातीन हो तो वो अपनी ज़िंदगी के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स और यहाँ तक कि अमवात से शिकार हो जाती हैं। और जो मर्द हैं बच्चे और बड़े हो जाते हैं, उनकी जो काम करने की सलाहियत है वो 10 साल कम हो जाती है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अवेयरनेस और इनिशिएटिव तो हुकूमत के एंड पे पाया जा रहा है। अभी हम तारीफ कर रहे थे, वज़ीर आज़म अपनी पहली तकरीर में इस मसले को हाईलाइट कर रहे हैं, फिर मुश्किलात कहाँ आ रही हैं? क्यों नहीं हम इसको बेहतर कर सक रहे जितना कि हम चाह रहे हैं बेहतर करना? इस मसले को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे? क्या रुकावटें हायल हैं? और हमें पता कैसे चलेगा? डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा कि ये बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, देख के तो इल्म ही नहीं होता कि ये बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है या नहीं, हमें तो अवेयरनेस ही नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि ये जितनी भी इनिशिएटिव आपने अभी गिनवाई है या जो वजूहात आपको पूछना चाहते हैं, ये हमारे गांव घर से शुरू होती है, सास और माँ से शुरू होती है कि जब घर में नौजवान बच्ची हो उसका खुराक का ख्याल रखा जाए, फिर जब वो खातून प्रेग्नेंट हो तो उसका ख्याल रखा जाए और उसको मतलब थोड़ी बहुत इजाफी ग़िज़ा दिया जाए। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, एक बच्चा जिन्होंने 6 माह सिर्फ अपनी माँ का दूध पिया हुआ हो और बच्चा पैदाइश के फौरन 1 घंटे के बाद अपनी माँ का दूध पिया हुआ हो, उस बच्चे में और जो पाउडर वाले दूध पे पला हुआ बच्चा हो, इसके इंटेलिजेंसिया में तकरीबन 20 से 25% फ़र्क होता है। तो हमारी गुजारिश है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे उलमा इकराम, हमारे असातिज़ा, इंस्टीट्यूशन हैं, जो स्कूल हैं, उनमें मतलब अगर हम कुरान और हदीस के हवाले से ये कहें कि आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को 2 साल तक दूध पिलाएं, तो ये मैं एक खत लिखने लगा हूँ, एक अपील करने लगा हूँ। बिल्कुल ठीक है, और आप अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। सीर अचकज़ई साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की है और ये गलतियाँ हम करते हैं। हम अपने बच्चों को खुद दूध नहीं पिलाते, हम अपनी बेटियों को खुद अच्छी खुराक नहीं देते। और जैसे नेपोलियन ने कहा ना, तो मुझे बेहतरीन माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। तो आज मादरे जमहूरियत की भी बरसी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक चेयरपर्सन नुसरत भुट्टो की आज 9वीं बरसी जो है फरा मनाई जा रही है। व्हाट अ वुमन के इनके शौहर को शहीद किया गया, इनके बेटों को शहीद किया गया, इनकी बेटी को शहीद किया गया, लेकिन इनके आसाब, इनका हौसला, इनकी हिम्मत, उस वक्त जो बदतरीन जो दौर जिसमें कि जुल्म था, जिसमें अपनी आवाज़ उठाना इतना मुश्किल था, जिसमें इनके शौहर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अब तो ये साबित हो गया कि उन्हें जो है नाहक उस तरह से शहीद किया गया। इन्होंने जमहूरियत के लिए, इसलिए इनको मादरे जमहूरियत कहा गया। फरा, ये सबसे अहम चीज़ है कि जिस वक्त मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल हुए उसके बाद ये बीमार पड़ गई, बिस्तर से उसके बाद उठी नहीं, और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो इनको इल्म ही
ही ना हो सका, इनकी जहनी हालत ऐसी थी कि और मेरी बेटी शाहनवाज भुट्टो भी इसी तरह जो है वो उस साजिश का शिकार हुए, 2011 शहीद को किया गया। ये खालिक हकीकी से जाम सो मिले। ग्रेट एफर्ट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस नुसरत भुट्टो साहिबा की पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ वंडरफुल वीकेंड। कोरोना के तमाम SOPs की पासदारी करते हुए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे।